मनोज सिन्हा प्रशासन सख्ती से चला रहे हैं तो स्थानीय भाजपा नेता उनसे नाराज क्यों हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी के बीच कोई सहमति बन गई है? महबूबा मुफ्ती को जिसका अंदाजा हो गया है, क्यों कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा पर नजर रखिएगा। नजर बनी हुई है कर्नाटक पर भी, क्योंकि चुनाव की आहट साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में सबसे पुराना प्रश्न यह है कि क्या देवेगौड़ा को ज्योतिषी ने फिर से जो भविष्यवाणी की है वो मई जून आते आते सत्य साबित हो सकती है। सवाल ये भी है कि खरगे कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने दिल्ली में तलब करके डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को क्या मंत्र दिया है और वो कौन सी चीज है जो कांग्रेस पहली मर्तबा कर रही है कर्नाटक के चुनाव में। और सवाल ये भी कि जब चुनाव को सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं लगभग, ऐसे में कैबिनेट के विस्तार की फिक्र भाजपा क्यों कर रही है? दिल्ली के हिंदी अखबारों में भी बसवराज बोम्मई बड़े बड़े फुल पन्ने के इश्तिहार क्यों दे रहे हैं? और अंदर खाने कितने पावर सेंटर बने हुए हैं? उत्तर की बात हो गई, दक्षिण की बात हो गई, फिर पूर्व का रुख भी तो कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव तो त्रिपुरा में भी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। एक ऐसे डेंटिस्ट को लेकर आई जिसकी छवि साफ है। लोग कहते हैं कि उनके पास पुश्तैनी पैसा इतना है कि भ्रष्टाचार की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। और इन सब के मुकाबले माणिक सरकार, माणिक साहब मौजूदा मुख्यमंत्री और माणिक सरकार लीडर ऑफ अपोजिशन, क्या उनका मिथक पूरी तरह से ध्वस्त होने को है? और अगर ये सब है तो भाजपा के खेमे में भगदड़ कौन है? और ये कौन सा राजकुमार है, कौन सा राज परिवार का वारिस है? प्रद्युत देव बर्मन, जिसकी हर तरफ चर्चा है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी है, जिसमें आज विस्तार से जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और त्रिपुरा की राजनीति के कल पुर्जों की बारीक पहचान भी की जाएगी। उनके तमाम दोलन, तमाम गतियों, तमाम क्रियाओं पर भी विचार किया जाएगा, नजर डाली जाएगी, ताकि हम और आप राजनीतिक रूप से सचेष्ट भी रहें और ज्ञान के स्तर पर समृद्ध भी रहें। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। अगर आपको पता चले जम्मू कश्मीर ये भारत का मस्तक है और सियासी तौर पर बहुत सारी गतिविधियों का केंद्र भी है। जम्मू कश्मीर फिर से खबरों में है। इस इंतजार को कई आहटों ने माथे पर बल दिए कि चुनाव कब होंगे, परसीमन हो गया, उस पर बहस हो गई, विरोध के स्वर भी आ गए और समझाइश के भी, लेकिन चुनाव अभी तक नहीं हुए हैं 2019 के बड़े बदलाव के बाद से। तो अब चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके के अलायंस बन रहे हैं? जो नई पार्टी बनाई है पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने, उसमें भगदड़ क्यों मची हुई है? भाजपाई जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि पहले भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, उनसे नाखुश क्यों बताए जा रहे हैं? 6 महीने से बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारी धरने पर क्यों हैं? और जम्मू कश्मीर प्रशासन का उन पर रुख क्या है? किसके तर्क में वजन ज्यादा है? ये गुपकार अलायंस की क्या बात है? और फारूक अब्दुल्ला अब इसकी बिना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षी छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती के तेवर अभी भी तल्ख क्यों बने हुए हैं? अल्ताफ बुखारी क्या रोल प्ले करेंगे? और कांग्रेस जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन श्रीनगर में करना चाहती है, उसको लेकर क्या बहस पैदा हो गई है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर क्यों राहुल गांधी के इस कदम को अशांति भंग की आशंका से जोड़ रहे हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जिन पर हमें लगा कि विचार होना चाहिए विस्तार से, इसलिए नेता नगरी के सत्र में बात होगी जम्मू कश्मीर की सियासत पर। बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान। मैनेजिंग एडिटर हैं द स्ट्रेट लाइन के, जो जम्मू से जुड़ रहे हैं, सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ जी, धन्यवाद। और मुलाकात करना और बात करना ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और हमारे यहाँ बड़ा सिग्निफिकेंट रहता है। बहुत लोग सुनते हैं आपको और देखते हैं आप। थैंक यू। दूसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हाशमी साहब, जम्मू से जुड़ रहे हैं, और ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अशरफ वानी साहब, ये श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वानी साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। शुक्रिया सौरभ जी। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की राजनीति में जिस अंदाज से नेता नगरी का रोल रहता है, शायद मेरे ख्याल में बाकी सब प्लेटफॉर्म्स का नहीं रहता है, तो उसमें सटीक बात होती है
विश्लेषण होता है और आपका अनुभव और आपकी पकड़ वो तो इसको और भी मजेदार बनाती है। बस करिए, वरना लोग कहेंगे कि मेहमानों को बुला के कमबख्त अपनी ही तारीफ किए रहता है। पर ये आप दोनों लोगों का बड़ा शुक्रिया। हम ये जानते हैं कि नेता नगरी के जरिए कई लोग अपनी और हम लोग भी मेहमानों की बात सुन के अपनी राजनीतिक समझ में इजाफा करने की नीयत रखते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो ताज़ा तरीन सुर्खियां हैं, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का स्वरूप और इसमें मची भगदड़। हाशमी साहब, जहां तक गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का ताल्लुक है, जिस समय गुलाम नबी आजाद ने पार्टी लॉन्च करनी थी, आपको याद होगा मैं आपके ही शो में था, आपसे ही बातचीत हुई थी और मैंने आपको ये कहा था उस समय भी कि जिस समय गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेगी, जम्मू संभाग में उनका रुख क्या रहेगा ये तय करेगा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का जम्मू कश्मीर में भविष्य क्या होगा। जी, गुलाम नबी आजाद ने जब डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी को लॉन्च किया तो उस समय एक बात ये मानने वाली है कि जम्मू में एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ, उसमें कोई शक नहीं। उस एंटी इनकम्बेंसी को और वो जो नाराजगी लोगों के बीच में अलग अलग मुद्दों के ऊपर है, उस नाराजगी को वेंट आउट करने के लिए एक रास्ते की तलाश में जम्मू संभाग के लोग हैं। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे, पीडीपी के साथ नहीं जाएंगे, ये मानने वाली बात है। कांग्रेस की पोजीशन जम्मू संभाग में उतनी मजबूत कांग्रेस नहीं जितने मजबूत कांग्रेस को होना चाहिए। कांग्रेस के अपने नेताओं का ये मानना था कि जी कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से हम उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाते जिस तरीके से हमको करना चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी आई। गुलाम नबी आजाद जब जम्मू संभाग में आए उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट वही हुआ जो बात हमने नेता नगरी में की थी कि गुलाम नबी आजाद सीमित होकर रह गए डोडा, बदरवा, किश्तवाड़ यानी उनके अपने घर में, और उसके बाद कश्मीर घाटी में वो अनंतनाग और बारामुल्ला 2 जिलों में, और उसके अलावा एक और जिला जहां पर गुलाम नबी आजाद की जनसभाएं भी हुई। जो जम्मू के बाकी जिले हैं जैसे उधमपुर, कठुआ, सांबा, इनमें क्या स्थिति है उनकी? उधमपुर, कठुआ, सांबा में गुलाम नबी आजाद की कोई बड़ी रैली हुई हो ऐसा नहीं हुआ। और जम्मू से जिन नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को से जो नेता जुड़े उनमें थे पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल, उसके अलावा पूर्व विधायक बलवान सिंह, उसके अलावा अन्य उनके अपने डोडा जिले से मजीद वानी, गुलाम मोहम्मद सरोड़ी, बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया। लेकिन जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इस जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी थे पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जिनका जनाधार भी अपने क्षेत्र में है जी। लेकिन होता क्या है, ये नेता देखते हैं कि गुलाम नबी आजाद जो जम्मू संभाग है, जो जम्मू के जिले हैं, जम्मू के जिले में राजनीतिक तौर पर उतने सक्रिय नहीं है जितने सक्रिय वो अपने इलाके में और उसके अलावा कश्मीर के कुछ जिलों में है जी। उसको लेकर जब गुलाम नबी आजाद से पूछा गया तो उन्होंने कहा ठंड है, बर्फबारी होगी, बाद में हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम जो है इन क्षेत्रों पर फिलहाल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये चीज जो है नाराज कर गई उनके इन नेताओं को जो कांग्रेस से निकल कर आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री और बाकी सब लोगों को। नतीजा ये निकला कि पिछले दिनों पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष इस समय है, अभी भी हैं, सीनियर एडवोकेट एम.के. भारद्वाज, इनमें 4 में से 3 लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया गुलाम नबी आजाद ने, ये कहकर कि ये लोग पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं। इन 3 लोगों ने एडवोकेट एम.के. भारद्वाज के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता की, उसमें इन लोगों ने साफ किया कि हमें गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, अब आने वाले भविष्य में हम चयन करेंगे कि हमको जाना कहां है। हमें खबर बाद में ये मिली कि बैकग्राउंडर ये था कि कांग्रेस इन लोगों के संपर्क में वापस आ गई थी जी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो रिस्पांस देश भर में मिल रहा है और उस रिस्पांस के नतीजे में जो संभावनाएं जम्मू कश्मीर में बन सकती हैं, उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये नेता क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के संपर्क में थे, उसी संपर्क में होने के कारण इन्हें डीएपी से निकाल दिया गया। और अब ये नेता, और इसमें डॉक्टर मनोहर लाल को छोड़कर जो बाकी नेता हैं, उन्होंने साफ किया है कि वो आने वाले दिनों में कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। अब इन नेताओं के निकलने के कारण गुलाम नबी आजाद की जो डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है, उसको जम्मू जिले में और खासकर जम्मू संभाग के जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, उनमें बहुत बड़ा झटका लगा। जुनैद, ये बताइए इस झटके से के समानांतर बयान किस तरह के दे रहे हैं वो? जैसे मैंने जब सुर्खियों पर नजर डाली तो बोले कि साहब
जो भी आए सीएम उससे पूछिए उन्होंने काम क्या किया, मैंने कुपवाड़ा के लिए ये किया, उसके लिए वो किया, आप मेरा पूरा रिपोर्ट कार्ड लीजिए और बाकियों का भी रिपोर्ट कार्ड मांगिए। और किस तरह के बयान हो रहे हैं रैलियों में? तो देखिए, जो बयान दे रहे हैं, बयान बड़े नपे तुले हैं। ना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या जो कश्मीर घाटी के मुख्य दल है, ना उनके ऊपर हमला कर रहे हैं जी, ना ही प्रखर रूप से वो बीजेपी के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को उम्मीद और आशा थी कि शायद गुलाम नबी आजाद इस तरह की बात करेंगे। बात जरूर करते हैं, लेकिन जो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो नाराजगी आपको जम्मू संभाग में है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए संभवतः लोगों को लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद उस नाराजगी को कैटर करेंगे। और उस नाराज, अब पिछले दिनों जब ये नेता तीन निकल गए तो गुलाम नबी आजाद का बयान आ गया, उन्होंने कहा जी मैंने गंद अपनी पार्टी से साफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद उनका कश्मीर गए तो बयान उनका आ गया कि भाई जो कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी जम्मू में बैठे हुए हैं उनको लेकर सरकार को कुछ सोचना चाहिए और फौरन उनको लेकर कोई फैसला लेना चाहिए। उसके अलावा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप उनके सभी बयानों को देखेंगे सौरभ जी, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई बड़ा हमला कर रहे हैं ऐसा नजर नहीं आ रहा, पीडीपी के ऊपर कोई बड़ा हमला कर रहे हैं ऐसा भी नजर नहीं आ रहा। वो कांग्रेस के ऊपर सिर्फ उनका अगर प्रहार कहीं पे हल्का फुल्का होता भी है तो वो कांग्रेस के ऊपर प्रहार होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर की वो बयानबाजी की बात आई तो उनके जितने भी बयान आप उठाकर देखेंगे उसमें जो कटाक्ष वो करते हैं वो कांग्रेस के ऊपर करते हैं। उन्हें कटाक्ष किया, उनने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय मुझे बताया गया कि कुछ जो लोग हैं उनके संबंध जो है आतंकियों के साथ हैं। मैंने फौरन वो रिपोर्ट उस समय के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेजी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे, मैंने उनको फौरन वो रिपोर्ट भेजी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये बात उन्होंने कही। उसके थोड़े दिनों के बाद एक खबर टेलीविजन चैनल पर के ऊपर अचानक चलती है, जिस खबर में यह आता है कि जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं विकार रसूल वानी, वो बेसिकली वो उनके आतंकवादियों के साथ संबंध थे। और कहा गया कि ये रिपोर्ट जो है केंद्र को गई थी, लेकिन केंद्र ने गंभीरता के साथ इस रिपोर्ट को भी नहीं लिया। तो उस खबर को भी, उसके बारे में भी कहा गया कि ये भी आजाद के खेमे से गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के बाद भी अगर किसी पार्टी के ऊपर हमला करते हैं तो वो कांग्रेस है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं यदि गुलाम नबी आजाद सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों के साथ खड़े हैं और वाकई वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सेकुलर विचारधारा वाली पार्टियों की सरकार बननी चाहिए, तो वो फिर भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर आएगी उसमें शामिल होने में उनको क्या दिक्कत है? उनका दल ही अलग हुआ है, लेकिन विचारधारा अगर उनकी वही वाली है तो वो भी तो शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब लोग तलाश कर रहे हैं। लुटियंस दिल्ली में एक स्थायी पता भी चाहिए और सब यात्राएं भी हों, ऐसे कैसे चलेगा जुनैद साहब? अशरफ वानी साहब, मेरा आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल है। जब मैं इनको सुन रहा था, स्थानीय राजनीति पर बात हो गई, गुलाम नबी आज़ाद की एक छवि है। छवि ये है कि ये 70 के दशक के उत्तरार्ध में इनका राजनीतिक उदय होता है। संजय गांधी के खास सिपहसालार बनते हैं गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, एक लंबी लिस्ट थी। और राजीव के दौर में भी ये प्रासंगिक बने रहते हैं। कभी बहुत बड़ा जनाधार का नेता इन्हें नहीं माना गया, लेकिन जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तब ये एक प्रमुख मंत्री की हैसियत से रहे। तमाम नेताओं से चर्चा होती है तो कहते हैं कि साहब हवा का रुख भांपने में सफल रहते थे और एक जो रिप्रेजेंटेशन की पॉलिटिक्स होती है उसके चलते इन्हें अपने हिस्से की मलाई मिलती रहती थी। मृदुभाषी हैं ये भी कहा जाता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो सर्किल हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सर्किल हो, चाहे वो इंटेलिजेंसिया की बात हो जिसमें पत्रकार, डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर ये सब आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, इनकी बात हो, उनमें गुलाम नबी आज़ाद की कैसी छवि है? बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है इस बात को लेकर के, क्योंकि मैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ काफी घुमा हूं। इनफैक्ट जब 2001 में उन्हें बतौर सजा करके कांग्रेस उनके काम से नाराज थी, उन्हें जम्मू कश्मीर भेजा गया था विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और जम्मू कश्मीर का जिम्मा कांग्रेस में उन्हें सोनिया गांधी ने दिया था। उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार भी किया था और उस चुनौती में उनके बेहतर नतीजे भी सामने आए थे। पूरी तरह से डेड पड़ी थी कांग्रेस 2001 में जब 2002 के चुनाव होने वाले थे, और उसके बाद उन्होंने किस तरह से कांग्रेस में जान फूंक दी, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में।
वो देखने वाली बात थी। और यही कारण था कि जो 2002 में सरकार बनी मुफ्ती मोहम्मद सईद की, उसमें बड़ा भाई या बड़ा पार्टनर जो था वो कांग्रेस ही था, और वो गुलाम नबी आजाद के ही देख रेख में वो चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने लड़ा था। लेकिन उसके लिए भी काफी जूझना पड़ा था। तब एनर्जेटिक बहुत थे आजाद, गुलाम नबी आजाद दिन में 18-18 घंटे काम करते थे, लेकिन अब उम्र का भी थोड़ा उन पर असर हुआ है। और दूसरी तरफ जब कोई बड़ा संगठन पीछे होता है तब राजनीतिक दल चलाना काफी आसान होता है, लेकिन जब आप अकेले किसी राजनीतिक दल की शुरुआत करते हो तो उसमें लाखों चुनौतियां होती हैं। और क्योंकि इस वक्त जो दुनिया और जमाने का या देश का हाल है, वो अब अगर कोई भी समर्थन किसी नेता के साथ जाता है, वो सबसे पहले आईने में देखता है कि मुझे क्या मिलेगा। तो कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में आजाद की तरफ से नई पार्टी बनाने के बाद जितने भी यहाँ पर राजनीतिक चाहे नेता थे या फिर हम कहें कि जो मतदाता हैं, वो ये इस पसमंजस में है कि अगर हम आजाद को सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि उनकी तरफ से अब सरकार बनानी मुश्किल लग रही है, क्योंकि अपने बलबूते पे वो इतने बड़े राजनीतिक माहौल में जहां पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां और उनके साथ इलेक्शनों में खड़ी हो सकती हैं, उसमें उनका वर्चस्व या उनका क्या होगा। हाँ, इतना जरूर है कि लोग मानते हैं हो सकता है 4, 5, 6 सीटें वो निकाल सकते हैं, और अगर कोई खिचड़ी वाली सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो उसमें उसकी भूमिका होगी। लेकिन अब उसमें ये भी है, कई लोगों को संदेह है कि क्या बीजेपी उनको समर्थन करके आगे प्रमोट एज ए चीफ मिनिस्टर करेगी। लेकिन जिस अंदाज से कश्मीर में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, उस बीच कम ही उम्मीद लगती है कि शायद बीजेपी के सपोर्ट से जम्मू कश्मीर में बनने वाली कोई नई सरकार होगी, क्योंकि 2014 में पहली बार 70 साल में बीजेपी की सरकार मोदी की वेव के चलते जम्मू कश्मीर में आई थी। लेकिन अब कम ही लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कभी बीजेपी को, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो तब तो लद्दाख में भी थोड़ा सा समर्थन था बीजेपी को, लेकिन कश्मीर में उतना समर्थन बिल्कुल नहीं है। नेता बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कश्मीर में बीजेपी को समर्थन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रमुख जो 2 दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्हीं का जो है जमीन मानी जा रही है। और 2-3 पार्टियां जो है पिछले कुछ हाल फिलहाल में बनी 3-4 साल के बाद, चाहे वो अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी हो, चाहे फिर और 1-2 पार्टियां छोटी छोटी बनी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद के लिए अब ये मुश्किल है कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्होंने जो फैसला लिया है, अधिकतर लोग जिनसे बात होती है वो मानते हैं कि उन्होंने कांग्रेस में इतना काम किया, इतना उन्होंने नाम मिला, शायद उन्होंने ये गलती कर दी कांग्रेस छोड़कर, उन्हें कांग्रेस की बात ही माननी चाहिए। अच्छा। तो कहीं ना कहीं वो उनको सफलता दिला सकते। मेरा अगला सवाल ये है, रहीम दास जी का एक दोहा है, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेरस डोलत आपने उनके फाटत अंग। अगर 80 के दशक की कश्मीर की सियासत देखें, अब्दुल्ला परिवार वर्सेस मुफ्ती मोहम्मद सईद देखें, तो अब जो गुपकार अलायंस के नाम पर बैठकें होती हैं कहवा पीते हुए, वो फौरी तौर पर तो एक पॉलिटिकल सेटलमेंट लगती हैं, लेकिन जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की पॉलिटिक्स है, काडर है, आपस में हितों का टकराव है, क्या इस बात की संभावना है कि जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये दोनों दल ऊपर से भी और जमीन के लेवल पर भी कोई समझौता कर पाएंगे, या पोस्टपोल पे बात चली जाएगी? बानी साहब। सौरभ जी, पिछले आप 80 की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 दशक में भी आप कुछ चीजें देख लीजिए ना, देश में क्या हुई। क्या आप कभी कल्पना कर सकते थे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे? लालू और नीतीश। ऐसा भी हमने देखा। तो क्योंकि जिस अंदाज से बीजेपी से त्रस्त है ये दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जिस अंदाज से कठे अनुभव, बहुत ही मतलब जो कड़वे अनुभव इनको हासिल हुए एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने में, चाहे फिर वो 2008 में उमर अब्दुल्ला जब एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री बने थे, 2000 और या फिर महबूबा मुफ्ती का 2014 का अलायंस, तो इनको मतलब ऐसा ये अनुभव रहा कि वो सिर्फ दोनों पार्टियां ये चाहती है कि किस तरह से बीजेपी को जम्मू कश्मीर की सत्ता से बाहर रखा जाए। यही प्राइम फोकस है। उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हमने देखा जो डीडीसी इलेक्शंस हुए थे, जो पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसमें जहां पर पीडीपी ने उम्मीदवार उतारे थे वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं उतारे थे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारे थे वहां पर। और अगर इनको कोई फेविकॉल का जोड़ दे देगा वो कांग्रेस लग रहा है, क्योंकि जिस अंदाज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला, जो 5 बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रहे, उन्होंने कहा मैं खुद स्वागत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में जाऊंगा
लखनपुर, जहां से जम्मू कश्मीर की सीमा शुरू हो जाती है, राहुल गांधी को वेलकम करने के लिए। और जो ही, और महबूबा मुफ्ती भी इंतजार में थी, उनको न्योता मिले। उन्हें जो ही न्योता मिला तो उन्होंने भी कहा, न सिर्फ वो खुद बल्कि उनके समर्थक, उनके पार्टी वर्कर भी जो है इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है एंटी बीजेपी जो एक, ये बताइए अब्दुल्ला साहब के परिवार में हु इज कॉलिंग द शॉट्स, उमर और फारूक? फारूक साहब ही, क्योंकि उमर साहब की फारूक अब्दुल्ला मानता नहीं है, और वो बार बार फारूक अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं। और अगर दिल्ली की भी बात करें, क्योंकि जब 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटा था, जब इन दोनों पिता और पुत्र को जेल में रखा गया था, हाउस अरेस्ट रखा गया था, उसके बाद जो है बीजेपी को ये लग रहा था शायद वो जम्मू कश्मीर की राजनीति को नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बगैर भी आगे बढ़ा सकती है। और काफी सारे प्रयोग किए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में, या सरकार ने, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में, कि कोई नेता उभरे, कोई नई पार्टी उभरे। लेकिन 3 साल की मेहनत के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं लगा, जिसमें लेटेस्ट एपिसोड कुछ लोग बताते हैं कि आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये समझ आ गई है गृहमंत्री को भी, प्रधानमंत्री को भी, देश की सरकार को भी, कि फारूक अब्दुल्ला के बगैर उनके पास जम्मू कश्मीर में कोई मोहरा नहीं है। उसी को उन्हें आगे बढ़ाना होगा, उसी को उन्हें सहयोग देना होगा, उसकी नसीहत माननी होगी और उनके अनुभव का फायदा उठाना। जुनैद हाशमी, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार पर आपकी टिप्पणी, उनकी राजनीतिक गतिविधियां पिछले 1 साल की, उनके बयान, अलायंस की उनकी संभावनाएं और उनकी भविष्य की राजनीति। मैं अशरफ साहब से थोड़ा सा डिफर करूंगा। पीछे जम्मू और कश्मीर के लोग थोड़ा डिफर करते ही हैं, और क्योंकि दोनों जगह की भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियां और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर भी हमेशा संघर्ष रहा है। बताइए क्या डिफरेंस है? बेसिकली जैसे अशरफ साहब ने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों दल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के का जो काम करने का तरीका है उससे त्रस्त हैं। लेकिन मैं सौरभ जी थोड़ा सा डिफर ये करूंगा कि थोड़ा पूरा मतलब घटनाक्रम थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुपकार अलायंस के नेता हैं, गुपकार अलायंस के चेयरमैन। उमर अब्दुल्ला पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझने की यह जरूरत है कि उमर अब्दुल्ला एक बयान देते हैं, कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी ने यह तय किया है कि हम जितनी भी 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अगले दिन बयान देते हैं कि आने वाले कल में जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हम लोग मिलकर गुपकार तय करेगा कि हमको चुनाव कैसे लड़ना है, क्या हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, क्या हम क्या करेंगे, वो गुपकार तय करेगा। उसके बाद थोड़ा सा और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जेकेसीए का मामला बना हुआ है, सीबीआई पड़ताल कर रही है। उसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी एक मामला है। लेकिन अगर आपने पिछले 6 महीने में ध्यान से चीजें देखी होंगी, ना तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है और ना ही सीबीआई बार बार बुलाकर उनसे कोई पूछताछ कर रहा है। ये सिग्निफिकेंट है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाइए तो आपको उमर अब्दुल्ला की भाषा शैली, और उमर अब्दुल्ला एक ट्वीट करके कहते हैं कि आज की राजनीति में हमें संभावनाओं पर जोर देना चाहिए। आज की राजनीति में इमोशंस का और बाकी सभी चीजों का कोई औचित्य, कोई मतलब नहीं रहता। उस समय महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि शिवसेना टूटी थी और शिवसेना का एक बड़ा धड़ा जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ अलग हुआ था। तो उस समय उन्होंने ये बात कही थी। तो यानी उस उमर अब्दुल्ला इशारा इस और दे रहे हैं कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दमखम पर, अपने बल पर हम लोग सरकार बनाएंगे। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब गुपकार बना भी था तो गुपकार ने जब डीडीसी के चुनाव लड़े तो गुपकार के बनने का सबसे बड़ा फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। और ये बात भी यहां पर हमको माननी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का दूसरा बड़ा, मैं तो ये कहूंगा क्षेत्रीय दलों में पहला बड़ा ताकतवर दल है, जिसकी जम्मू कश्मीर में भी जिसके पास कैडर है और जम्मू में भी कैडर है, कश्मीर में भी कैडर है, दोनों जगह पर ताकतवर दल है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ट्रैक 2 पर हो रही है या ट्रैक 3 पर हो रही है या कहीं पे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत, कोई ना कोई, देयर इज समथिंग बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड सेंटर। और थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाते हुए आपको यह भी कहूंगा कि जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आप देखते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब से बाहर आए हैं, यानी जब से अरेस्ट के बाद जब वो बाहर आए,
उसके बाद वो लोकसभा में लगातार जाते हैं, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर कोई कड़ा प्रहार किया हो, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, गृह मंत्री की कार्य प्रणाली के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, ये भी देखने को नहीं मिलता। यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मिडिल पाथ लेकर चल रहे हैं। हाँ, बीजेपी को लेकर जरूर कहेंगे कि बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया, वो तो अल्ताफ बुखारी भी कहते हैं, वो तो अल्ताफ बुखारी भी बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन घाटी में अल्ताफ बुखारी को लेकर लोगों के बीच में एक चीज है कि जी अल्ताफ बुखारी तो ही सेंटर्स मैन, ही इज एमओएस, ही इज होम मिनिस्टर्स मैन, इस तरह की धारणा उनको लेकर लोगों के बीच में है। तो ये अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ क्यों चल रहे हैं, उसका कारण ये है, इस समय आप घाटी में एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि आप घाटी में इस समय कोई ऐसी बात करें जिससे घाटी के लोगों को ये लगना शुरू हो जाए कि यार ये तो नई दिल्ली के लोग हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत पहले एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में आपका दिल्ली की तरफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी उसका अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद ये था कि दिल्ली का आशीर्वाद है तो ही आप जम्मू कश्मीर में सरकार चला सकते हैं। और जब आप बयानबाजी की भी बात करेंगे तो महबूबा मुफ्ती जो है वो केंद्र के ऊपर जिस तरीके से प्रहार करती हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस झेल भी नहीं सकते। जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रही हैं, मैं नेता के तौर पे मानता हूं कि बहुत बहादुरी के साथ वो सारी चीजों को फेस कर रही हैं। लेकिन इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस गुपकार का या किसी भी चीज का जो अल्टीमेट फायदा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी भांप लिया है, वो भी जानती है अच्छे तरीके से कि 90 की 90 जम्मू और कश्मीर संभाग की सीटों के ऊपर मुकाबला बीजेपी बनाम नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। जम्मू संभाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला करेगी अगर कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, क्योंकि जम्मू में सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर 7 पूर्व विधायक ज्वाइन करेंगे। सुनने में आ रहा है कि शायद चौधरी लाल सिंह जो पूर्व मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, उसके अलावा पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी के मंत्री भी रहे हैं, अब अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है डोगरा स्वाभिमान संगठन, कठुआ में बड़े बलशाली और ताकतवर नेता हैं, उनको लेकर भी सुनने में आ रहा है कि शायद वो कोई अलायंस कांग्रेस के साथ कर सकते हैं। क्या हो सकता है वो कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के समय शामिल हो जाएं। तो मैं साफ तौर पर ये मानता हूं कि वो एक पेज पर दोनों हैं, लेकिन मैं ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं पत्रकार के तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और केंद्र के बीच में किसी स्तर पर संपर्क जरूर है। और उसी का कारण है कि हम ना तो उमर अब्दुल्ला से कोई तीखा वार सुन रहे हैं, ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से कोई ऐसी बात सुन रहे हैं जिसको लेकर मैं और आप ये कहें कि यार ये तो बहुत तीखा बयान है जो उन्होंने प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रार ठन गई। अच्छा ये बताइए हाशमी साहब कि ये बार बार भारत सरकार का जिक्र हो रहा है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है और खासतौर पर सत्ताधारी दल के साथ संबंध कैसे हैं? हाँ देखिए, जहां तक उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ताल्लुक है, उनका कार्यकाल जम्मू कश्मीर में चल ही रहा है। लेकिन जो यहाँ का क्षेत्रीय ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की इकाई है, उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कोई ऐसा उपराज्यपाल बयान दे देते हैं कि उसके बाद उसके फॉलोआउट का जो सामना करना पड़ता है वो भारतीय जनता पार्टी को करना। उदाहरण देके बताएं। उदाहरण, एक्साइज की पॉलिसी आई, एक्साइज की जिस समय पॉलिसी आई तो उसका विरोध किया यहाँ के जो लोकल शराब के कारोबारी थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के बाहर जाकर धरना देकर आ गए। बीजेपी ने उस मामले को उपराज्यपाल के साथ भी उठाया, लेकिन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया, पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया गया और वो जो लोकल छोटा कमजोर कारोबारी था वो उससे बाहर हो गया। उसके बाद दूसरी पॉलिसी, उसके बाद अभी ये जो लेटेस्ट हुआ है कि एक ऑर्डर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने संशोधन किया लैंड ग्रांट रूल्स के अंदर, उसमें नजूल की जो प्रॉपर्टीज हैं उन नजूल की प्रॉपर्टीज को लेकर कहा गया कि जिनकी लीज खत्म हो गई है उन लोगों से प्रॉपर्टी, उन लोगों को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, उन्हें ये लीज पर प्रॉपर्टीज जो दी गई हैं अब वो ऑक्शन होंगी। तो ये जो लीज वाली प्रॉपर्टीज हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका असर जहां घाटी में बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जम्मू में भी बहुत बड़े पैमाने पर कारोबारी हैं, जिन कारोबारियों के होटल हैं, दुकानें हैं, नजूल की लैंड के ऊपर है। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ का संगठन है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस बात को उठा रहा है और उसको लेकर परेशान है कि भाई इसका पॉलिटिकल फॉल आउट, राजनीतिक तौर पर जो उसका नुकसान है वो हमें होगा। उसके बाद कश्मीरी पंडितों को लेकर पिछले दिनों उपराज्यपाल ने बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि घर बैठकर किसी को तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको क्या कहते हैं घर बैठकर हम तनख्वाह नहीं देंगे। जब उन्होंने ये बयान दिया
तो उसके बाद बीजेपी के कार्यालय के बाहर जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के कर्मचारी पहुंच गए, वहां पर जबरदस्त नारेबाजी हुई। केंद्र के एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरी आए हुए थे, उसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह एमओएसएन पीएमओ है, उन्होंने बयान दे दिया, और वो बयान बड़ा सिग्निफिकेंट है। वो बयान इसलिए सिग्निफिकेंट है कि उन्होंने कहा कि अगर किसी की जान बचाने के लिए हमको 10 दफ्तर बंद भी करने पड़े तो हमको बंद करने चाहिए। तो ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट बयान है, विरोधाभास दिखाता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि भैया घर बैठ के तुमको तनख्वाह नहीं देंगे, और एमओएसएन पीएमओ कहते हैं कि भाई ये कर्मचारियों से ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर जो लोग कश्मीरी पंडित समुदाय के बीजेपी के दफ्तर के बाहर गए थे, उन लोगों को वहां बीजेपी ने आश्वासन दिया कि भाई हम तो आपके साथ खड़े हैं, हम केंद्र के साथ इस बात को रखेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के उपराज्यपाल के साथ ये बात रखेंगे, कोशिश करेंगे, उनको समझाएंगे हम, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद ये जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के सरकारी कर्मचारी जिनकी घाटी में जिनको क्या कहते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग भी यहाँ धरने पर हैं। वो लोग जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर गए तो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और एडवाइजर भी रहे हैं देवेंद्र सिंह राणा, जिनको माना जाता है कि जब वो कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है और उस बात की बड़ी इंपॉर्टेंस भी होती है। तो उन्होंने वादा कर दिया वहां पर उनके साथ, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए आपके लिए ट्रांसफर पॉलिसी। और उसके अलावा अगर आप बीजेपी के नेताओं से वैसे भी बात करेंगे और उनको जब आप पूछेंगे कि भाई आप बताइए क्या आप कामकाज से खुश हैं, तो वो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहते मिलते हैं कि भाई बाबू राज है जम्मू कश्मीर में, बाबू किसी की सुन के राजी नहीं। तो ये इस समय स्थिति है, ये संबंध है। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर की इकाई है वो इस बात को मानती है कि सरकार जो कुछ कर रही है जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए कर रही है, लेकिन इसमें लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ख्याल करते हुए कि इकाई को कल चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में ही लड़ना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ रिलीफ जो है इकाई चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? चुनाव को लेकर देखिए, मैंने आपको कहा बीजेपी तो इलेक्शन मशीन है, वो तो चुनाव के लिए तो हर समय प्रशासन की क्या तैयारी है? क्या खबरें चल रही हैं, कब तक हो सकता है? क्या अफवाहें हैं, क्या राजनीतिक गप है? राजनीतिक गप तो यह है कि भाई पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव तो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, और उनको हो सकता है कि हालांकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन कुछ इशारे इस तरीके के सिविल सचिवालय से आ रहे हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव बाद में हो, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव को प्रीपोन किया जाएगा, प्रीपोन करके वो चुनाव कराए जाएं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जम्मू कश्मीर में अफवाहें बहुत हैं, और यहाँ अशरफ साहब भी मानेंगे कि यहां खबर पे लोग विश्वास कम करते हैं, अफवाह बड़ी पक्की होती है। तो वो जो अफवाह है वो अफवाह यह है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव प्रीपोन कराए जाएंगे, उसमें बीजेपी विल टेस्ट वाटर्स, वो देखेंगे कि हम पंचायतों में और म्युनिसिपैलिटियों में कहां खड़े हैं, अगर चुनाव के नतीजे अच्छे आते हैं तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएंगे। ये गपशप जो है ये भी चल रही है उसके साथ अशरफ बानी साहब, लेकिन अगर जी अशरफ बानी साहब बताइए, एलजी मनोज सिन्हा का कार्यकाल कुल मिलाकर अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने बहुत ठीक तरीके से अपने हिसाब से जिस तरह से उनको कहा गया था उस तरह से प्रशासन चलाया। खासतौर से 2-3 चीजों पर अगर हम कहें जो प्रायोरिटी थी अनुच्छेद 370 हटने के बाद केंद्र सरकार की, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और कर्ब द टेररिज्म, उन 3 फ्रंट्स पे उन्होंने अपनी तरह से बहुत काम किया है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो दिखते नहीं है, आमतौर पर बड़े लेवल पे दिखते हैं, उसमें चाहे फिर जोजिला टनल हो जो 26,000 करोड़ से बन रही है, वो उस पर भी दिन रात काम चल रहा है। इसकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का विस्तार हो, या फिर रेल को लेकर जो घाटी को देश से जोड़ने के लिए रेलिंग पे काम चल रहा है, तो वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स है, उन पे काम बिल्कुल रुका नहीं, वो आगे बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और बाकी भी पुलों का निर्माण, पावर हाउसेस का निर्माण वो चल रहा है। दूसरी बात जो मनोज सिन्हा की तरफ से जो टेररिज्म को कर्ब करने की बात है, उसमें जितना हल्का इन्होंने सोचा था 2019 में कि बहुत जल्दी ये काम खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मनोज सिन्हा को भी और प्रशासन को भी ये महसूस हो रहा है कि ये इतना जल्दी खत्म नहीं होता है ताकत से, और ये प्रयास पहले भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज से डील करने के लिए जो है पॉलिटिकली भी कुछ बातचीत की प्रक्रिया करनी होगी, इन्वॉल्वमेंट करना होगा, शायद तब इस समस्या पर किसी हद तक जो है काबू पाया जा सकता है। उसके लिए भी चैनल 2 से
कुछ चीजें छनक छनक कर सामने आ रही है, जहां पर ये बातें हो रही कि हो सकता है कि शायद खुद नेताओं को छोड़ दिया जाए, उनके साथ भी एक बातचीत की प्रक्रिया जो है, चाहे जेल के भीतर या जेल से बाहर, वो शुरू हो जाए। और मनोज सिन्हा को जो काम दिया गया था वो उन्होंने निभाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी जो उनके लिए दिक्कत जो के साथ साथ पैदा हुई वो कश्मीरी पंडितों का मसला, जो जिस अंदाज से क्योंकि उनका कहना भी वाजिब है कि हर एक को सिक्योरिटी देना इस माहौल में मुश्किल है। तो यही कारण है कि जो आतंकवादियों की तरफ से जो है माइनॉरिटीज और कश्मीरी पंडितों को टारगेटेड निशाना बनाया गया। और लेकिन वहां पर जो जिद उनकी तरफ से है कि नहीं, कश्मीरी पंडितों को हम घर बैठे तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, उसमें दलील ये है कि अगर कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का जो प्रक्रिया है या सिलसिला है, उसमें पहली कड़ी तो यही है कि सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के सरकारी कर्मचारियों को कश्मीर में आबाद किया जाए। वो जब यहाँ पर रहेंगे, वो जब यहाँ पर थोड़ा माहौल को बनाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है वही रास्ता बनाएगा कि जो विस्थापित परिवार हैं वो फिर वापस लौट सकें। जब अब कर्मचारी ही तैयार रहने को नहीं है कश्मीर पर, और वो कश्मीर छोड़ना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी फजीहत है और उसके लिए प्लानिंग के लिए भी यही कारण है कि उनका जो रुख कश्मीरी पंडितों को लेकर है वो सख्त इसीलिए है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जितना उम्मीद थी केंद्र सरकार को कि एलजी के जरिए, चाहे मनोज सिन्हा हो या फिर दूसरा कोई होता, उससे वो काम करवाएं, उन्होंने तो कोशिश की, चाहे मुर्मू साहब हो पहले या फिर अब के, लेकिन उस अंदाज तक जो पापा था सरकार ने या केंद्र सरकार ने या बाबू लोगों ने दिल्ली में कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, तो ऐसा नहीं हुआ। तो काफी सारी चुनौतियां हैं अभी भी केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में, जिसके लिए अब शायद हो सकता है कि वो फारूक अब्दुल्ला से सलाह लेते हो कि उन्हें किस दिशा में और किस तरह बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो तजुर्बेकार या फिर हम कहें कि वरिष्ठ नेता हैं, उनसे जरूर कोई ना कोई सलाह केंद्र सरकार को लेनी पड़ेगी कि किस तरह से कश्मीर में दोबारा जो वादा किया गया था अनुच्छेद 370 हटाने के बाद संसद में, वो जो है वो मुमकिन हो पाए। तो अभी वो प्रक्रिया है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में मैं ये मानता हूं जाती तौर पर कि अगर ज्यादा डिले करती है केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव, तो वो उनके लिए ही दिक्कत बनेगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार को गठन करना होगा, क्योंकि न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, खासतौर से अमेरिका से, कि आखिर अगर इतने साल हो रहे, 2 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या पीपल्स गवर्नमेंट क्यों नहीं है। तो वो बड़ा सवाल है जो कहीं ना कहीं खटकता है केंद्र सरकार की नीतियों को भी और केंद्र सरकार को भी। इसलिए चाहते हैं वो कि अब किसी हद तक हालात जो है काबू में है, तो चुनाव जो है मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल में होनी चाहिए। ठीक है, ये बताइए वानी साहब कि ये अनुराग ठाकुर का जो बयान है ना, शांति भंग की आशंका, जबकि खुद अनुराग ठाकुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उसी श्रीनगर में यात्रा को ले जाते हैं। उनका बयान आया 28 दिसंबर को कि आज जम्मू कश्मीर में कोई भी कहीं भी तिरंगा फहरा सकता है, कोई रोक नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया। रिकॉर्ड पर्यटक आए, है ना। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, पथराव की घटनाएं नहीं हैं। क्या राहुल गांधी वहाँ माहौल ख़राब करना चाहते हैं? क्या उनकी इच्छा वहाँ वातावरण ख़राब करने की है? और उन्होंने मुरली मनोहर जोशी की एकांता यात्रा और अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि तब वहाँ पर आतंकवादी हमले और गोलीबारी हो रही थी और कांग्रेस की सरकार थी, इन सब यात्राओं का विरोध हो रहा था और हालात मुश्किल थे, लेकिन अब वहाँ सुधार है, कोई भी तिरंगा फहरा सकता है। किस तरीके के पॉलिटिकल रिपल्स हैं सर्कल्स में? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर श्रीनगर पहुँच रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस पुनर्जीवित होगी जम्मू कश्मीर में? कौन से चेहरे हैं जो उसकी नुमाइंदगी करेंगे? जो दूसरे पॉलिटिकल फ्रंट हैं उनके बीच क्या बातचीत है? महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला के रुख के बारे में हमने बात की, और बीजेपी इस पर कैसी रिएक्ट कर रही है स्थानीय स्तर पर? सौरभ जी, पुनर्जीवित तो जरूर कांग्रेस होगी जम्मू कश्मीर में एक बार फिर, क्योंकि इतिहास रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति में। कांग्रेस शुरू से, जब से देश आजाद हुआ तब से जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय रही है। मुफ्ती मोहम्मद सईद वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के ही, गुलाम नबी आजाद वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के ही,
और कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 23 सरकारें जम्मू कश्मीर में 1956 से बनाई, और उनका वोट बैंक है जम्मू के साथ साथ कश्मीर में यहाँ के स्थानीय नेताओं के नजरिए से। और कहीं ना कहीं वो तो पुनर्जीवित करेगी ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में। और दूसरी तरफ से जिस अंदाज से जब भी राहुल गांधी कश्मीर आए, या सोनिया गांधी आई, या राजीव गांधी आते थे, या इंदिरा गांधी आती थी, वो अपने आप को कश्मीरी पंडित कहते हैं, और है भी उनका रिश्ता रहा है कश्मीर के साथ। उनके पूर्वज जो हैं वो कश्मीरी पंडित ही थे। तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक कश्मीरी पंडितों को भी कांग्रेस के साथ जो खिसका हुआ कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक कांग्रेस के लिए पिछले कुछ 10 सालों के दौरान हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसको कुछ वापस जोड़ेगी। और जिस अंदाज से कश्मीरी पंडित नाराज चल रहे हैं, हो सकता है कि उनकी उम्मीद अब दोबारा जो है कांग्रेस से जाग जाएगी। तो उस बेनिफिट पर जो है कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ही भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर में। जिस अंदाज से जम्मू कश्मीर के बड़े 2 क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, वो अपने आप में इसको जम्मू कश्मीर में खास तौर से बड़ा सफल बना रहा है। और मैं यहाँ पर सरोज जी आपको ये बताऊं, जब मुरली मनोहर जोशी, मैं तब नया पत्रकार बना था, जब आए थे यहाँ पर झंडा लहराने के लिए, वो एक और उनके साथ नरेंद्र मोदी जी थे जब वो लाल चौक में आए थे, और 3 या 4 लोग थे। लेकिन उस तिरंगा लहराने को राहुल गांधी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की तिरंगा लहराने में इस तरह से फर्क होगा, क्योंकि शायद इसमें बहुत बड़ा जन सैलाब यहाँ लाल चौक में दिखेगा, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में कुछ नया होगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता भी, पीडीपी के सुरक्षा के हालात भी तो अलग हैं बानी साहब, 1991 और 2022 में। 2022 में सुरक्षा के नहीं, ऐसा उतनी सुरक्षित भी नहीं है जम्मू कश्मीर के हालात। यहाँ पर आपने 4 दिन पहले देखा कि किस अंदाज से नेशनल हाईवे पर वो बहुत बड़ी एक आतंकी साजिश विफल कर दी गई। तो कभी भी कहीं पर भी हमने गुलाम नबी आजाद एज ए चीफ मिनिस्टर उसकी रैली पर भी आतंकी अटैक होते हुए देखा है 2007 में। तो इस तरह से जो है ये चीजें उस तरह सुरक्षित नहीं है, लेकिन इतना ग्रिप है सुरक्षा बलों को कि अगर वो चाहें तो किसी भी यात्रा को सफल बना सकते हैं। उस तरह के व्यापक सुरक्षा इंतजाम बेटर प्रिपेयर्ड टू टैकल सच सिचुएशंस। ग्राउंड पे उनका डोमिनेंस ज्यादा है। बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों ने इतने विस्तार से बात की। हाशमी साहब, जाते जाते मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भी पूरे देश में कहीं भी ये खबर आती है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, तो उसको एक ऑप्टिक्स की तरह प्रेजेंट किया जाता है। जम्मू कश्मीर से भी पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई कि कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वहां पर क्या स्थिति, खासतौर पर जम्मू संभाग में? सौरभ जी, जम्मू संभाग में स्थिति ये है कि पहाड़ी कबीला जो यहाँ का है जम्मू रजौरी पुंछ के इलाके में, वो मेजॉरिटी उनमें लोगों की जो है वो अपर कास्ट है, लेकिन चूंकि एक जुबान बोलते हैं और उनका क्लेम था, पहाड़ी कबीला शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहा है। उस मांग को पहली बार किसी केंद्र सरकार ने माना है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑलरेडी कह दिया है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद इकबाल मलिक, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, इस समय भारतीय जनता पार्टी में है। सैयद मुश्ताक बुखारी सुरनकोट से आते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ताकतवर नेता थे रजौरी पुंछ के, वो इस समय बीजेपी में है। उसके अलावा सुहेल मलिक डीडीसी हैं पुंछ से, वो इस वक्त बीजेपी में है। एक और डीडीसी पुंछ से, उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये लोग जो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये वो इंटेलेक्चुअल क्लास मानी जा सकती है, वो लोग माने जा सकते हैं जो लोग खुद ये कहते हैं, इस समय भी कहते हैं कि भाई बीजेपी को वोट देना या बीजेपी के साथ खड़ा होना हमारे लिए कभी संभव ही नहीं था, हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन चूंकि बीजेपी हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस को की मांग को मान रही है, उसके चलते, और मैं यहां पर यह भी आपको बताऊं कि 8 सीटें जम्मू संभाग में और लगभग 5 के करीब करीब सीटें कश्मीर संभाग में हैं, जहां पर पहाड़ी कबीला का वोटर है। और अगर एसटी स्टेटस इनको मिलता है तो इनके बड़े नेताओं ने, जिसमें मुर्तजा खान भी एक बड़े नेता, अन्य कई और नेता हैं जिन्होंने पब्लिकली ये बात कही है कि अगर बीजेपी हम पर यह एहसान करती है तो हम एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। इसके चलते रजौरी पुंछ का ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों से बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो, और खासकर जैसे मैंने आपको कहा कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आप दाएं बाएं जम्मू में अगर आपको आने का मौका भी मिले तो कई सारे लोगों से मैं आपको मिलवाऊंगा। आप जब उनसे बातचीत करेंगे और मैं आपको थोड़ा उनका पुराना इतिहास बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि ये बीजेपी के बिल्कुल एंटी चलने वाले लोग आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े। और एक बात लोगों के बीच में भी चल पड़ी है कि हो सकता है संभवतः जम्मू कश्मीर के आने वाले कल में हमको देखने को मिले
कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को गठबंधन में सरकार न बना ले, ये अटकलें भी जम्मू कश्मीर में लग रही हैं। क्या बात है, राजनीति है यहाँ पर। हर असंभव चीज संभावना के वरक में लिपटी हुई आती है। कोई खोल के तो देखे, और जरूरी नहीं कि वरक हमेशा पहली ही सतह पर नजर आए। आप दोनों मेहमानों ने हमें तमाम सत्यों से, व्याख्याओं से परिचित कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले विषय की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे कर्नाटक की सियासी स्थिति के बारे में, जो कि लगातार सुर्खियों में है, और सिर्फ सुर्खियों में नहीं, इश्तिहारों में भी है। और इश्तिहार भी सिर्फ कन्नड़ा भाषा में नहीं, इश्तिहार हिंदी भाषा में। 30 दिसंबर 2022 की सुबह सवेरे जब राजधानी दिल्ली के अखबारों को देखा तो पहले पन्ने पर, चाहे हिंदी के अखबार हो चाहे अंग्रेजी के, बसवराज बोम्मई अपने सरकार की उपलब्धियां बता रहे थे, बसवराज बोम्मई, और ये भी बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। इस दौरे के मायने क्या हैं? क्यों कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया को कहना पड़ा कि अमित शाह के दौरे के चलते विधानसभा के सत्र में भी कटौती कर दी गई? बेलगावी में लाखों का झुंड क्यों जमा हुआ, किस मांग को लेकर जमा हुआ? और ये जो हम गैर कर्नाटक भाषी लोग हैं और चुनाव आते ही दो शब्द सुनते हैं, लिंगायत और वोकलिगा, उनके भीतर की सब कैटेगरीज के क्या मायने हैं, उनके आरक्षण का स्टेटस क्यों है और क्या है, और क्यों ये इस समय एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कर्नाटक की सियासत में? खड़गे, जिनका ये कहना है कि हम हिंदी भाषी इस नाम का गलत उच्चारण करते हैं, खरगे शब्द होना चाहिए, इसको लेकर भी कुछ न्यूज़पेपर्स में स्निपेट्स आए थे। उनका बहुत ध्यान है क्योंकि उनका गृह प्रदेश है। तो हमें लगा कि नेता नगरी में आज विस्तार से कर्नाटक के सियासी हालात के बारे में बात की जाए, जहां पर 2-3 महीने के अंतराल में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूं प्रशांत नाटू जी से, जो सुवर्णा न्यूज से जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। धन्यवाद सौरभ जी। और हमारे साथ दूसरी पत्रकार जुड़ी है, सिटीजन ग्रुप से जुड़ी हुई स्वाति चंद्रशेखर। स्वाति, आपका भी फिर से स्वागत है नेता नगरी में। प्रशांत, सीधे आपके पास आते हैं। ये थोड़ा सा आरक्षण के पूरे विषय को आसान भाषा में खोल कर समझा दीजिए उन लोगों को जो पश्चिमी, उत्तरी या पूर्वी भारत के हैं, कि ये 2A 2B कैटेगरी, इसको इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में कर दिया जाए, फिर लिंगायत और वोकलिगा में भी जो अलग अलग उप समुदाय हैं उनकी क्या स्थिति है। आराम से आपको जितना समय लेना है लीजिए, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि मसला है क्या। बयान बाकी तो बाद में डिस्कस होंगे। सौरभ जी, कर्नाटक के अलावा बाकी पूरे देश में अग्रेरियन कम्युनिटीज जो है, जो इंटरमीडिएट कास्ट बोला जाता है, जाट है, महाराष्ट्र में मराठा है, गुजरात में जो पटेल समुदाय है, ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में नहीं आते हैं। इस मांग को लेकर आंदोलन भी चलता रहा, लेकिन कर्नाटक में थैंक्स टू देवेगौड़ा और जेएच पटेल, ये दोनों जो एग्रेरियन कम्युनिटीज है, दक्षिण कर्नाटक में वोकलिगा है, उत्तर कर्नाटक में, जो नॉर्थ कर्नाटक में लिंगायत है, दोनों ओबीसी लिस्ट में कर्नाटक में शामिल है। पूरे देश में धर्म के आधार पर, मतलब मुस्लिम और ईसाइयों को आरक्षण के लिस्ट में नहीं लाया गया, क्योंकि धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन कर्नाटक में इनको 5% आरक्षण है। तो कर्नाटक में 27 नहीं, ओबीसी में 32% आरक्षण दिया गया है। इसमें कैटेगरी 1 है जो अति पिछड़ा वर्ग है, इनको 5%। कैटेगरी 2A है, 2A में 102 जातियां आते हैं, उसमें कुरुबा है, उसमें ईडिगा है, जो बंगारप्पा थे, मतलब जो केरल में हम ईलवा कहते हैं, यहाँ ईडिगा और बिल्लवा कम्युनिटीज है, वो 2A में आती है। कुरुबा में सिद्धरमैया आते हैं। सिद्धरमैया बड़े नेता है, जो धनगर हम कहते हैं, शेफर्ड्स, वो 2A में आते हैं। ईडिगा और इसके अलावा छोटे छोटे 102 कम्युनिटीज 2A में आते हैं जी। 2B 3A 3B ऐसे कैटेगराइजेशन कर्नाटक में किया गया है। 2B में मुस्लिम आते हैं और कुछ छोटे छोटे जातियां, उनको 4% आरक्षण दिया गया। 3A में वोकलिगास को रखा गया था, वोकलिगास को 4% आरक्षण दिया गया था। वोकलिगास और 3B में लिंगायत्स के कुछ समुदाय रखे गए थे और उनके साथ क्रिश्चियन को रखा गया था। ऐसे कैटेगरी 1 को 5%,
2A 15% थे, 2B में 5% आरक्षण है तो मुस्लिम समुदाय को है, 3A में वक्कलिगा है उनको 4% आरक्षण था, 3B में लिंगायत के जो कम्युनिटीज है पंचमसाली जो आंदोलन कर रहे हैं उनको रखा गया था 5% आरक्षण। अब यहां पे कर्नाटक में पिछले 1-1.5 साल से एक मांग उठ रही थी कि कुरुबा चाहते हैं कि हम एसटी में चले जाए। हम शेड्यूल्ड ट्राइब थे जब ब्रिटिश के जमाने में, तो हमको यहां वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब है तो हमको शेफर्ड्स को एसटी में ट्रांसफर करो। तब लिंगायतों में एक पंचमसाली समुदाय है जो एग्रेरियन, मतलब लिंगायतों में भी अब उनमें एक लिंगायत में एक बनिया बोला जाता है बनजीगा, उसमें एक साध लिंगायत समुदाय है, उसमें जंगम है जैसे जो पूजा पाठ करते हैं। तो लिंगायतों में एक पंचमसाली समुदाय भी है जो बड़ा तबका है। वो चाहते थे कि हमको 3B सिर्फ 5% आरक्षण, हमारा बड़ा समुदाय है तो हमको 3B to 2A में शिफ्ट करो। उनका मांग था कि हम 3B में 5% में हम क्रिश्चियनों के साथ 5% हमको लाभ नहीं मिल रहा है तो हमको 2A में शिफ्ट करो जहां 15% है। तो एक बड़ा आंदोलन कर्नाटक में चला। कर्नाटक के बीजेपी के कुछ नेता भी उस आंदोलन में थे, बसनगौड़ा पाटिल, यत्नाल, मुरुगेश निराणी जैसे। कुछ 4-5 साल पहले उनका पंचमसाली समुदाय का एक बड़ा 2 मठ भी है, हरिहर में एक है, कूडल संगम जहां पे बसवण्णा जी का निर्वाण हुआ था, वहां पे भी एक मठ है। तो दोनों मठ के स्वामी जी के साथ साथ सभी पार्टियों में जो पंचमसाली समुदाय के विधायक है, देखो बीजेपी में 13 पंचमसाली विधायक है, कांग्रेस में भी पंचमसाली विधायक है। एक बड़ा कम्युनिटी है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली स्ट्रांग, लेकिन वो चाहते हैं कि हमको 5% से 15% लिया जाए। बीजेपी को लगता है कि येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बीजेपी चाहती है कि लिंगायत समुदाय इकट्ठा रहे ताकि हम उनको वोट मिल सके। तो बीजेपी ने कल एक कैबिनेट में एक निर्णय लिया है, मतलब आनंद फानन में यहाँ का जो बैकवर्ड कमीशन है, जयप्रकाश हेगड़े जी पहले सांसद हुआ करते थे, उन्होंने एक इंटरिम रिपोर्ट दिया है कि 3A और 3B को हटाकर 2A, 2B, 2C, 2D किया जाए। सरकार ने साफ किया है कि हम अलग से हम 15% लिंगायत पंचमसाली को हम 3B to 2A शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग एक मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वहां इतना बड़ा कम्युनिटीज को ले जाएंगे तो पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस तो है ही है, लेकिन उसका सोशल कॉन्सिक्वेंस भी होगा। तो सरकार ने कल एक कैबिनेट में निर्णय लिया है कि 3A, 3B को हटाकर हम 2C, 2D बनाएंगे। और सरकार का कहना है कि देखो भाई, कर्नाटक में ईडब्ल्यूएस का जो पूरे देश में 10% आरक्षण है, उसको सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी मिली है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि हम कर्नाटक में दैट इज अप टू 10% रिजर्वेशन की बात ईडब्ल्यूएस में कही गई है। हम 5 भी ला सकते हैं, हम 6 भी ला सकते हैं। इसके लिए एक अलग सर्वेक्षण होगा और उसमें जो बचेगा ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन, समझिए 4% बचेगा या 5% बचेगा, उसको हम 2C और 2D कम्युनिटीज को देंगे, क्योंकि पूरे देश में एग्रेरियन कम्युनिटीज जनरल कैटेगरी में है, हम उनको यहाँ ओबीसी में वो एग्रेरियन कम्युनिटीज है, तो ईडब्ल्यूएस का यहाँ हम 5% का उपयोग करेंगे। सौरभ जी, सरकार ने ये बात कही है, लेकिन बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट में एक बात कहा है कि कुछ समुदाय जो बैकवर्ड लिस्ट में है उनको हम ईडब्ल्यूएस पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां मुद्दा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो कौन से कम्युनिटीज है जो ईडब्ल्यूएस में जाना चाहेंगे। आज तो देश में कोई नहीं जाना चाहेगा। अगर 2B, सरकार ने अब तो कहा है कि हम 2B जो मुस्लिम हैं उनको ईडब्ल्यूएस में शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर कर्नाटक में ये निर्णय लिया जाता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। ऐसा एक बीजेपी
थिंक टैंक का मानना है, लेकिन एक अस्पष्टता जरूर दिख रही है, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस पे आप 4% करो, 10 अप टू 10% कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप 4% जो बचेगा वो उसको अगेन बैकवर्ड कम्युनिटीज को शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कतई नहीं कहा। तो एक एम्बिग्विटी है। अंततोगत्वा इसको सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, ये स्टैंड होगा कि नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार चाहती है कि चुनाव आ रहे हैं तो लिंगायत समुदाय के साथ साथ वोक्कलिगा समुदाय, दोनों जो बीजेपी के मतलब बेंगलुरु सिटी का वोक्कलिगा तो बीजेपी का वोट बैंक है, वोक्कलिगा इलाके में भी बीजेपी सेंध मारने की एक कोशिश कर रही है। तो लिंगायत और वोक्कलिगा को ज्यादा रिजर्वेशन परसेंटेज देंगे, ये आश्वासन देके मुझे लगता है चुनाव में जाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इसका फायदा होगा या इसका नुकसान होगा, यह अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश भाजपा की कर्नाटक की सरकार कर रही है। प्रशांत साहब, आप लिंगायत के बाद वोक्कलिगा वाली टेरिटरी में चले गए। 89 सीटें हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन ये जो ओल्ड मैसूर का इलाका है, मंड्या से मतलब दक्षिणी ग्रामीण बेंगलुरु से लेके और पूरा हासन मंड्या तक का इलाका, वहाँ पर तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही थी। 89 में 22 सीटें बीजेपी को मिली थी, 32 कांग्रेस को और 31 जेडीएस को। और मतलब परंपरागत रूप से भी हम लोग जानते रहे कि जेडीएस का जो आधार है वहीं पर इनको 4% आरक्षण मिला है। डीके शिव कुमार वगैरह के हम बयान देख रहे थे, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, कि इसको भी 12% करना चाहिए। इसको लेकर भी अभी राज्य सरकार ने कुछ पत्ते खोले हैं क्या, या हेगड़े कमेटी की रिपोर्ट में वोक्कलिगा को लेकर भी कोई टिप्पणी है? देखो, कर्नाटक में 4 ऐसे बैकवर्ड कमीशन के रिपोर्ट आए हैं। 1960 में एक नागनगौड़ा कमीशन का रिपोर्ट था, 1975 में हावनूर कमीशन रिपोर्ट था देवराज अरस के संदर्भ में, उसके बाद एक वेंकट स्वामी कमीशन रिपोर्ट था, उसके बाद 1990 में एक चिन्नप्पा रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति थे, उनके अध्यक्षता वाली कमेटी ने एक विस्तृत रिपोर्ट दिया है। देखो, सभी रिपोर्टों में कर्नाटक में लिंगायत और वोक्कलिगा दे आर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशियली पावरफुल, ऐसा कहा गया है। शैक्षणिक दृष्टि से भी वो एक फॉरवर्ड कम्युनिटी है, ऐसा कहा गया था। और मुस्लिम और क्रिश्चियन को भी बैकवर्ड लिस्ट में शामिल नहीं करना, ऐसा कहा गया था सभी कमीशन के रिपोर्ट में। लेकिन तब के सरकारों ने एक निर्णय लिया, पॉलिटिकली वायबल, लिंगायत और वोक्कलिगा कम्युनिटी जहां वोट करते हैं वहां सरकार बनती है, तो उन सभी समुदायों को आरक्षण के लिस्ट में लाया गया था। 1995-96 में जब देवेगौड़ा जी थे तो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में भी वोक्कलिगा को रखने का कोशिश हुआ था। तो अभी निश्चित रूप से वोक्कलिगा जो बेल्ट है, देखो कोई भी सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक है इसके नाते सिर्फ लिंगायतों का आरक्षण बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से वोक्कलिगा नाराज होंगे। बीजेपी नहीं चाहती वोक्कलिगा नाराज हो, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि मैसूर कर्नाटक के जो इलाका है वहां उनको कुछ न कुछ बढ़ोतरी हर चुनाव में मिल रही है, उसका लाभ भी हो। तो लिंगायतों के साथ साथ वोक्कलिगा की भी रिजर्वेशन को बढ़ाने की कोशिश की गई है, लेकिन सरकार ये साफ नहीं कर पाई है अभी तक, क्योंकि कल कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब तो इंटरिम रिपोर्ट आया है और 2-3 महीने में अंतिम जब रिपोर्ट आएगी तब हम तय करेंगे कि कितना ईडब्ल्यूएस से लेके हम 2C 2D मतलब लिंगायत और वोक्कलिगा को देंगे। फिलहाल सरकार का कहना है कि हम 2-2% ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो आगे की बात है। तब तक कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाएगा, क्या सरकार कर पाएगी या चुनाव के मद्देनजर ये सब चल रहा है। ये स्थिति अभी अस्पष्ट दिख रही है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग भी होना है। कल कैबिनेट में एक आनंद फानन में निर्णय तो लिया गया है कि लिंगायत जो स्वामी जी थे, कुछ पंचमसाली स्वामी जी, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन की घोषणा की थी, तो एक आनंद फानन में निर्णय लिया गया है। इसका पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या होगा, सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, चुनाव में कितना फायदा कितना नुकसान होगा, ये अभी बताना मुश्किल लगता है। सौरभ जी। सर थैंक यू। स्वाति, आपकी तरफ रुख करते हैं। एक यक्ष प्रश्न है जो लगातार आसमान से धरती की तरफ टंगा रहता है और पूछा जाता रहता है ये सवाल कि बम्बई
बसवराज बोम्मई कब तक, उनकी सरकार की सेहत, खुद उनकी सेहत राजनीतिक रूप से, और फिर ये भी कि अब जब बिल्कुल ही चुनावी नगाड़े सुनाई देने लगे हैं तब भी कैबिनेट विस्तार की बातें चल रही हैं, कभी ईश्वरप्पा कभी जरकीहोली। क्या स्थिति है अभी, कितने मजबूत हैं बसवराज बोम्मई अपनी कुर्सी पर, कितने दिल्ली की दयादृष्टि पर टिके हैं, खुद उनका आधार कितना है, क्या लिंगायत उन्हें अपना नेता मान रहे हैं, येदियुरप्पा अभी कितने प्रभावी हैं, टिकट वितरण में उनकी कितने चलने की संभावना है? सरोज जी, जब तक दिल्ली की आशीर्वाद बनी रहती है बसवराज बोम्मई जी के ऊपर, तब तक उनकी सरकार तो चलेगी। वैसे तो 3 महीने की सरकार है, अभी 90 दिन तो बाकी है। 150 दिन के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा और नया सरकार आ जाएगा। पर अभी खास करके जो कैबिनेट की जो चर्चा चल रही है, बसवराज बोम्मई जी खुद चाहते कि हमारा कन्नड़ा में एक और तेलुगु में भी एक कहावत है कि अंदर की मंचीवाड़ू अनंत रामुड़ू, हम कहते हैं कि जो सबको खुश करना चाहते हैं कि वो आनंद रामुड़ू करके कहते हैं। तो फिर बसवराज बोम्मई जी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अभी वो चाहते हैं कि खास करके जो सिद्धरामैया का जो कास्ट है कुरुबास है, और उस कास्ट को बिलोंग करते हैं ईश्वरप्पा। जो कैबिनेट अभी 6-7 महीने पहले एक बड़ा मुद्दा हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड कर लिया था, तो उसके लिए उसके नाते उनको हटा दिया कैबिनेट से। तो फिर वो चाह रहे हैं कि अभी मुझे दोबारा मंत्री बना जाए, कि मुझे दोबारा कैबिनेट में लाना है। तो फिर बसवराज बोम्मई जी खुद 2 बार आए थे दिल्ली की अमित शाह जी से बातचीत करने के लिए कि हमको कैबिनेट एक्सपेंशन करने के लिए मौका दीजिए। पहली बार होम मिनिस्टर ने कहा कि इस बार तो नहीं, इस बार तो हम आप चर्चा करने आए हैं कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में जो विवाद चल रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर अगले बार आ जाइए, तो फिर अगले बार हम देखेंगे। तो फिर जब 2 दिन पहले जब सीएम ने दिल्ली आए, तो फिर तब भी ये तो क्लोज डोर की बात है, पर जो भी बाहर सुनाई दे रहे तो उसके बारे में मैं कह रही हूँ। पर वहां पे भी बोला गया था कि पहले आप जो आरक्षण है उसके ऊपर आप ध्यान दे दीजिए, कैबिनेट तो हमारे ऊपर दे दीजिए। पर इतना तो जरूर है कि सीएम तो खुद एक चिट्ठी तो देके आए हैं होम मिनिस्टर के पास कि ये हम चाहते हैं। तो वैसे एक पूर्णिमा श्रीनिवास करके एक महिला विधायक है जो उनको बढ़ती देना चाहते हैं कि ताकि एक मैसेज जाए कि कर्नाटका में कि हाँ, हम वुमेन्स को ज्यादा प्रामुख्यता दे रहे हैं। और खास करके जो रमेश जारकीहोली और ईश्वरप्पा है, इन दोनों को अभी शामिल करना है। तो इसके ऊपर भी अभी सीएम ने मतलब रिक्वेस्ट करके तो आए हैं अमित शाह जी के पास। और 2 वैकेंसी तो है ही है, और 2 वैकेंसी में किसको ये लोग भरते हैं अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि बಳ್ಳारी इलाका में एक लोगों को तो लाना अभी जरूरी है, क्योंकि रेड्डी ने अभी नया पार्टी भी खोल लिया। पर एक स्थिति पे अभी तो बहुत द्वंद्व तो चल रहे कर्नाटका में कि कैबिनेट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो फिर किसको लाएंगे, किसको नहीं लाएंगे। अगर इस वक्त दे दिया तो मंत्री लोग अभी क्या काम कर पाएंगे, तो फिर कितना असर पड़ेगा चुनाव पे। ये तो एक तरफ कैबिनेट की एक्सपेंशन हो गया, और दूसरी तरफ आप पूछ रहे थे कि येदियुरप्पा जी के बारे में। अभी मैं मतलब 2 दिन हुई मैं दिल्ली से आई, तो फिर पार्लियामेंट में ऐसे ही कुछ पत्रकार लोगों के साथ होम मिनिस्टर ने चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तरीके से कहा इस बार अगर हम कर्नाटका में चुनाव तो जाएंगे तो पूरा येदियुरप्पा जी का फेस रख के ही जाएंगे, ये तो हमारी तरफ से तय है। पता नहीं कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं, पर इस बार जो चुनाव जाएंगे वो बीएस येदियुरप्पा के नाम से ही जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि पिछली बार जो दिक्कत हुए थे टिकट बांटने में, 3-4 जगहों पे लोग खींच रहे थे कि एक बैंगलोर में एक तरफ से अनंत कुमार की खिंचाव थी, और एक तरफ से बीएल संतोष जी की खिंचाव थी, एक तरफ से मुरलीधर राव जो इससे पहले इंचार्ज हुआ करते थे कर्नाटका का, तो उनका खिंचाव थी, और एक तरफ येदियुरप्पा जी जो पहले केजेपी करके जो 2013 में निकल गए थे, जो जिनको उन्होंने प्रॉमिस करे थे कि अगले बार हम आपको, जब उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए थे कि आपको हम टिकट देंगे, तो फिर वहां पे भी कुछ समस्या आई थी। पर इस बार ये तो साफ नजर है कि एक तरफ से जो बीजेपी हाईकमांड है वो निश्चित करेंगे, और दूसरी तरफ बीएस येदियुरप्पा का तो बहुत चलने वाले हैं। और खास करके इसका मैसेज
पूर्ण तरीके से नीचे तक पहुंचा दिया है कि खुद येडियुरप्पा जी से बात हो चुकी है कि इस बार हम चुनाव पे जा रहे हैं कि आपके नाम पर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लिंगायत को साथ में रखिए, और इस बार तो हम आपको तो पूरा इम्पोर्टेंस देंगे, इतना तो मैसेज पूर्ण तरीके से है, दिल्ली से है। सौरभ जी। जी बिल्कुल, आपने अपनी बातचीत में जनार्दन रेड्डी का जिक्र किया। प्रशांत साहब, दिल्ली में रेड्डी ब्रदर्स का जिक्र होता है तो लोगों को कई पुरानी कहानियां याद सी आ जाती हैं। अभी उनका राजनीतिक रसूख कितना है और क्या वजह रही कि उन्हें अपने रास्ते अलग करने पड़े? क्या दिल्ली में अब उनकी आवाज नहीं सुनाई देती है? देखो सौरभ जी, जनार्दन रेड्डी इज अ स्पेंट फोर्स इन कर्नाटका। जनार्दन रेड्डी 2006 से 2011 तक एक रिपब्लिक ऑफ बल्लारी, आप किस नाम से भी बुला लो, लेकिन जनार्दन रेड्डी एक ऐसे पावरफुल, क्योंकि उनके पास पैसा था, पावर था, माइनिंग के कारण एक लगातार एक जो रिसोर्स बढ़ते जा रहे थे, इसके कारण जनार्दन रेड्डी कर्नाटक के राजनीति में पावरफुल रहे। वाईएस राजशेखर रेड्डी के करीबी होने का फायदा भी उनको मिला, और भारतीय जनता पार्टी में भी उस दौर में येडियुरप्पा के खिलाफ एक एंटी पार्टी एक्टिविटीज रहा, उसकी अगुवाई जनार्दन रेड्डी करते थे। लेकिन 2011 में जेल में जाने के बाद, जो लगभग 5 साल तक जनार्दन रेड्डी जेल में रहे, बाहर आने के बाद मुझे लगता है ऐसा कोई एक पॉलिटिकल फोर्स जनार्दन रेड्डी में बचा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। और बीजेपी जनार्दन रेड्डी को अब एक असेट के रूप में नहीं देखती है। जनार्दन रेड्डी अब एक लायबिलिटी बन चुके हैं बीजेपी को, क्योंकि अगर कोई एक क्षेत्र में जनार्दन रेड्डी को टिकट भी दे या जनार्दन रेड्डी को बीजेपी में लिया जाए, नेचुरली नेशनल मीडिया उसको पिकअप करेगी। जनार्दन रेड्डी बीजेपी में आ गए हैं, शामिल हो गए, एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि एक भ्रष्टाचार के एक फेस के तौर पर जनार्दन रेड्डी प्रोजेक्टेड थे। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनार्दन रेड्डी से हाथ मिलाया जाए। देखो 2013 में जब जनार्दन रेड्डी जेल में थे, उनके मित्र श्रीरामुलु, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी पे खासा असर रखते हैं, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी बीएसआर कांग्रेस। उन्होंने 3% वोट लिया था और 4 विधायक भी बीएसआर कांग्रेस से जीत के आए थे। कर्नाटक में 2013 में जो बीजेपी की हार हुई, येडियुरप्पा के साथ साथ श्रीरामुलु भी उसका कारण थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि जनार्दन रेड्डी जी के साथ श्रीरामुलु भी नहीं जाना चाहते। जनार्दन रेड्डी चाहते हैं कि मेरा भी कोई पॉलिटिकल स्टेक्स हो, मुझे भी कुछ टिकट मिले। अगर मुझे नहीं मिलता है तो उनकी पत्नी जो अरुणा है उनको टिकट मिले। लेकिन बीजेपी अब नहीं चाहेगी, क्योंकि मोदी जी का एक जो चरिश्मा है, मोदी जी का एक साफ सुथरा एक छवि है। जनार्दन रेड्डी जैसे ही अंदर आएंगे उसको एक ठेस पहुंच सकती है, ऐसा मुझे लगता है। कि खुद जनार्दन रेड्डी ने पिछले रविवार को जब उन्होंने एक नया पार्टी का घोषण किया है, कल्याण कर्नाटका पार्टी करके, उन्होंने कहा कि अमित शाह जी मुझे मिलने के लिए टाइम नहीं दिए। 15 दिन पहले श्रीरामुलु को जनार्दन रेड्डी ने दिल्ली भेजा था। श्रीरामुलु जाके सेंट्रल हॉल में भी बैठे रहे कि अमित शाह जी मिले और कैसे भी करके जनार्दन रेड्डी को मनाया जाए, पार्टी में रखा जाए। लेकिन बीजेपी हाईकमांड नहीं चाहती कि जनार्दन रेड्डी के साथ कोई समझौता हो, इसलिए मुझे लगता है जनार्दन रेड्डी ने एक अलग पार्टी बना ली। लेकिन गौरतलब इसमें है सौरभ जी कि जनार्दन रेड्डी अगर कैंडिडेट्स उतारते हैं तो कौन से कैंडिडेट्स उतार, ये तो नहीं होगा कि ये बीजेपी की बी टीम है, हैदराबाद कर्नाटक में मुस्लिम और रेड्डी लिंगायत्स को टिकट दे के कांग्रेस की टिकट काटने की कोशिश हो रहा है। यू डोंट नो, क्योंकि जनार्दन रेड्डी जाने जाते हैं वो कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए जनार्दन रेड्डी एक्चुअली क्या चाहते हैं मुझे लगता है, देखो बीजेपी हाईकमांड तो उनको पार्टी में लेने से इनकार कर चुकी है। जनार्दन रेड्डी नाराज थे, लेकिन उन्होंने एक पार्टी का अनाउंसमेंट किया है।
जनार्दन रेड्डी का भाई सोमशेखर रेड्डी उस पार्टी में नहीं जा रहे, करुणाकर रेड्डी उस पार्टी में नहीं जा रहे, जनार्दन रेड्डी का जो प्रिय मित्र है, सख है श्रीरामुलु, वो उस पार्टी में नहीं जा रहे। अकेले जनार्दन रेड्डी करेंगे क्या? क्या वो कांग्रेस को हराने की कोशिश करेंगे या 2-3 सीट लेके किंग मेकर बनने की कोशिश करेंगे? मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जनार्दन रेड्डी के नाम पे कर्नाटक में वोट नहीं आएंगे। वो अगर जो कुछ सीटों पे सेंध मारने की कोशिश करते हैं, वो जिता नहीं सकते, लेकिन किसी के हराने में जरूर मदद कर सकते हैं। सौरभ जी। बेल्लारी से थोड़ा और ऊपर चलते हैं, खड़गे साहब का इलाका, कांग्रेस की क्या तैयारियां चल रही हैं? प्रशांत जी। सौरभ जी, मैंने एक 15-16 साल के मेरे करियर में मुझे याद है कि कांग्रेस के टिकट कैसे बांटे जाते थे। मैं जब 2008 के कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा था दिल्ली में जी। रात को 12 बजे 24 अकबर रोड पे हम वेट करते थे। ऑस्कर फर्नांडिस 12:30 बजे आते थे, उनके साथ मुकुल वासनिक आते थे, उसके बाद एक क्लर्क आता था, आपको याद है अगर जो 10 जनपद से लगा हुआ एक क्लरिकल जो विभाग है, कंप्यूटर विम्प्यूटर कांग्रेस की कार्यालय में रखते हैं, 12:30 बजे कोई क्लर्क आता था, वो चाबी निकाल के उसके बाद में टाइपिंग होता था। 1:30 2 o'clock हमको एक लिस्ट दिया जाता था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस उस स्थिति से, कांग्रेस पहली बार मुझे लगता है कर्नाटक में एक प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम गुजरात देखते हैं, बाकी सब जगह में देखते हैं, वेयर बीजेपी गोज अहेड फ्रॉम कांग्रेस इज प्रोफेशनली हैंडलिंग द इलेक्शंस, मैनेजमेंट ऑफ इलेक्शंस। लेकिन कर्नाटक में डीके शिव कुमार के कांग्रेस अध्यक्ष के होने के बाद कांग्रेस एकत्रित होगी या नहीं होगी वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर है, लेकिन कांग्रेस प्रोफेशनल तरीके से 3-3 सर्वे कांग्रेस करा चुकी है, स्ट्रैटेजी मीटिंग रोज चलते हैं। सुनील कन्नूगोलू एक जो प्रशांत किशोर के साथ स्ट्रैटेजिस्ट थे, अब वो कांग्रेस के कर्नाटक के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, वो रोज डीके शिव कुमार सिद्धरामैया के साथ बैठते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट दो, सरकार को कैसे घेरना है। कांग्रेस प्रोफेशनली तो आगे जा रही है। क्या कांग्रेस से इसको लाभ होगा नहीं होगा, मैं अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, इट्स वेरी प्रीमैच्योर। लेकिन कर्नाटक में मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं, कांग्रेस युद्ध के लिए तैयारियां बहुत पहले से कर, ऐसा नहीं कि युद्ध काले शस्त्राभ्यास, कांग्रेस बहुत पहले से कांग्रेस की तैयारी चल रही है। पहले मुझे याद है कि खरगे जी जब अध्यक्ष थे, दावणगेरे में एक बीफॉर्म देना था, 2 बजे या 3 बजे जो टिकट आपका अर्ज डालने के लिए टाइमिंग दिया जाता है, दोपहर के 12 बजे दिल्ली से फोन आया कि इनको टिकट दो। बाद में खरगे जी ने एक मंजुनाथ भंडारी करके उनके एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको हेलीकॉप्टर से बीफॉर्म लेके दावणगेरे भेजा, तब तक समय समाप्त हो चुका था। ऐसे भी कांग्रेस के टिकट बांटते हुए हम सब ने देखा है। तो कांग्रेस जो कर्नाटक में प्रोफेशनली और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी को घेरने की एक स्ट्रैटेजी और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक स्ट्रैटेजी कर रही है, दैट इज न्यू इन कांग्रेस, इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, जैसे जेपी नड्डा हिमाचल हारे, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक हारते हैं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव के संदर्भ में मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई वजूद नहीं बचेगा। तो खड़गे चाहते हैं कि मेरे अध्यक्ष होते हुए कर्नाटक में सरकार लाने की कोशिश खड़गे जी कर रहे हैं। डीके शिव कुमार सिद्धरामैया को भी पता है कि अगर मुख्यमंत्री बनना है तो अब चुनाव में कूदना होगा। प्रोफेशनली कांग्रेस इज हैंडलिंग द इलेक्शन। आप अगर मुझे पूछेंगे तो इसका मतलब यह है कि खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया पॉलिटिकली एक पेज में है क्या? एक पेज में तो नहीं दिख रहे, लॉट ऑफ इनफाइटिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन चुनाव की तैयारियां प्रोफेशनली चल रही है। थैंक यू। स्वाति, इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? कांग्रेस के खेमे से क्या खबर है? कांग्रेस में 2 जंग
अभी कांग्रेस में दो जंग लड़ रहे, एक तो अंदर एक जंग लड़ रहे और बाहर एक जंग लड़ने की तैयारी चल रही है जी जैसे नाथू जी ने कह रहे थे कि तैयारियां कांग्रेस में इतनी मजबूत इस बार दिख रही है कि उन लोगों को ये तो पता चल चुकी है कि हाँ इट्स अ डू और डाई सिचुएशन। और खास करके जो दिल्ली का फेस बनके या हाईकमांड का फेस बनके इस बार खड़गे जी जो भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कन्विंस कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी तरफ से जो भी ग्राउंड पे वो असर डालना चाहते हैं तो वो कर रहे हैं। पर एक और नतीजा इसमें जो है कि जो बाहर की जंग चल रही है उसके बारे में तो नाथू जी बता दिया, पर जो अंदर की जंग चल रही है उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि खास करके जो स्पेशली सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के बीच में जो अंदर की जंग चल रही है इस बार वो लोग भी बहुत प्रोफेशनली जा रही है। डीके शिव कुमार खुद एक अलग उनका एक स्ट्रेटेजिक टीम बना के रखे हैं। एक तरफ से तो रणदीप सुरजेवाला और जो सुनील प्रशांत किशोर के साथ काम करते थे तो उनके पास तो स्ट्रेटेजी और सर्वे करने का एक पार्टी की तरफ से एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। पर खुद एक डीके शिव कुमार जहां पे सिद्धरामैया का होल्ड होता है, मतलब जिस जिस विधायक के ऊपर जिन्होंने पिछले बार चुनाव हारे थे, खास करके लगभग 8 मंत्री ने पिछले बार चुनाव हारे थे सिद्धरामैया के 2013 के 18 के चुनाव पे समय पे, तो वहां पे जहां सिद्धरामैया का असर पड़ सकती है और आगे जब चुनाव होने के बाद बाई चांस अगर फुल मेजोरिटी कांग्रेस के लिए आ गई तो जिन विधायक ने कांग्रेस को और सिद्धरामैया को सपोर्ट कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो वहां पे खुद डीके शिव कुमार एक सर्वे कर रहे हैं और फिर उनका एक अलग सर्वे निकाल रहे हैं कि ठीक है यहाँ ये सारे विधायक लोग हैं कि जो सिद्धरामैया को सपोर्ट कर सकते हैं, और वहां पे पैरेलली कौन मैं लीडर को तैयार कर सकती हूँ, खड़ी कर सकती हूँ जो मुझे सपोर्ट करे और जो मेरे साथ खड़े रहे। खास करके जो बैंगलोर में 2-3 इलाका है और स्पेशली मुंबई कर्नाटका में 2-3 इलाका है जहां पे इनका जबरदस्त सर्वे चल रही है कि और ये सर्वे के अनुसार डीके शिव कुमार चाह रहे कि मैं इसको हाईकमांड के सामने रखूं एक अध्यक्ष, मतलब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और बोलूं कि यहाँ पे अगर पिछले जब जो विधायक 2-3 बार विधायक रहे और पिछले बार जो हारे हैं अगर उनको हमने टिकट दिए तो फिर यहाँ पे नुकसान पार्टी के लिए हो सकता है, तो इसलिए नए नेता मैंने खड़ी कर दिया। मतलब इनडायरेक्टली वो तो खड़ी करी सपोर्ट कर ही रहे पार्टी के नाते, या स्पेशली मुंबई कर्नाटका में लक्ष्मी हेब्बाळकर उनके समर्थन में तो बहुत सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स या पैरेलल लीडर्स को जो तैयार कर रहे हैं, तो फिर उन लोगों को प्रोजेक्ट करने की खूब तैयारियां अभी जो अंदर की जंग चल रही है वहां पे तो कांग्रेस में चल रही है। पर इसका मुझे ये तो एक बात, इतना सीनियर पॉलिटिशियन होने के बावजूद डीके शिव कुमार को मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना छोटी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि जो जीत सकते हैं उनको अपना समर्थन में लेने के बावजूद बगैर में नया पैरेलल लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या देवेगौड़ा सौरभ जी जी प्रशांत जी, सौरभ जी देखो कांग्रेस की दिक्कत क्या है। कर्नाटक में कांग्रेस 89 में 224 में 170 सीटें ली थी, तब जनता दल का विभाजन हुआ था। हेगड़े, रामकृष्ण हेगड़े और देवेगौड़ा जी में जंग स्टार्ट हुआ, बोमाई सरकार गिरी। जो आप सुप्रीम कोर्ट में बोमाई जजमेंट सुनते हैं वो 89 की बात है। तो तब कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस बाद में 99 में जीती, तब भी जनता दल में विभाजन हुआ था। जे.एच. पटेल और रामकृष्ण हेगड़े जॉर्ज फर्नांडिस के जेडीयू में ज्वाइन हुए थे। देवेगौड़ा जी ने एक अलग पार्टी बनाई थी, जनता दल सेक्युलर, दैट इज 99। तब एस.एम. कृष्णा जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुए थे। बाद में कांग्रेस ने फिर से सरकार बनाई 2013 में, जब बीजेपी का विभाजन हुआ था। विभाजन मतलब बीजेपी से येडियुरप्पा और श्रीरामुलु बाहर निकले थे। बीजेपी का वर्टिकल जो स्प्लिट होने के कारण कांग्रेस को लाभ हुआ था। 2018 में कांग्रेस की सरकार चली गई और एक हंग असेंबली आ गई थी। अब 2023 में कांग्रेस की दिक्कत क्या है सर जी? कांग्रेस देखो, कांग्रेस इज 38% पार्टी इन कर्नाटका। बीजेपी 35-36 में रहने के बावजूद कांग्रेस से ज्यादा सीट लेती है, क्योंकि बीजेपी
का स्ट्राइक रेट अच्छा होता है। कांग्रेस 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की पकड़ है, बीजेपी 160-70 में चुनाव लड़ती है, उसमें 110 सीटें लाती है। तो देखो इस बार बीजेपी बट नहीं रही है। देखो मोदी और अमित शाह जी क्यों बोम्मई को मुख्यमंत्री बना रखना चाहते थे? क्योंकि लिंगायत के वोट न बटे। अगर येडियुरप्पा के बाद मानो सीटी रवि बन जाते थे, प्रहलाद जोशी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता था, तो लिंगायत में वोट डिवीजन होता था, नेचुरली उसका बेनिफिशियरी कांग्रेस हो सकता था। कांग्रेस को आइदर लिंगायत या वोक्कलिगा में एक कम्युनिटी अगर कांग्रेस के पीछे आती है तो कांग्रेस इजीली स्वीप कर सकती है। लेकिन कर्नाटक में स्थिति यह है कि सिद्धरामैया एक दृष्टि से उनका देवेगौड़ा जी के और येडियुरप्पा जी के विरोध के कारण, और जो उनकी पॉलिटिक्स है अहिंदा पॉलिटिक्स, जिसमें अल्पसंख्यक, दलित और बैकवर्ड कम्युनिस्ट को जोड़ के एक वोट बैंक बनाने की बात सिद्धरामैया बार बार करते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं, तो वोक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी सिद्धरामैया से नाराज होते हैं। तो वोक्कलिगा जेडीएस के साथ जाते हैं, लिंगायत बीजेपी के साथ चले जाते हैं। अगर कांग्रेस देखो आइदर सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार दोनों को मुख्यमंत्री बनना है तो अकेले में कांग्रेस को 112 पार करना पड़ेगा। देवेगौड़ा जी कतई नहीं चाहेंगे कि आइदर सिद्धरामैया या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। तो कांग्रेस की दिक्कतें यह है, अगर बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के मतलब 5 साल के सरकार के पश्चात समझो 2% 3% एंटी इनकम्बेंसी है, अगर कांग्रेस उस एंटी इनकम्बेंसी वोट को लेके कांग्रेस को अगर बहुमत लाना है तो 40% पार करना होगा। 2004 के बाद कांग्रेस में नहीं हुआ। कांग्रेस इस 37 to 38% पे कांग्रेस सिमट के रह गई है। अगर कांग्रेस को बिना बीजेपी के डिवीजन के बावजूद बहुमत लाना है तो कांग्रेस को 2 to 3% स्विंग चाहिए। कांग्रेस किस समुदाय से वो लाने की कोशिश करेगी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। इसीलिए बीजेपी का प्रयास जारी है कि एससी में बोम्मई जाने जाते हैं। कर्नाटक में कहावत है सौरभ जी कि नाक में घी लगा देना, मतलब घी खाने नहीं देना है, घी सूंघने के लिए देना है। तो एससी का रिजर्वेशन में 2% इजाफा हुआ। एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है 3 to 7% उसको बढ़ाया गया। ओबीसी के रिजर्वेशन में रिकैटेगराइजेशन कर रहे वोक्कलिगा और लिंगायत को खुश करने के लिए। कुरुबा भी साथ में चाहिए। सिद्धरामैया के पोस्ट सिद्धरामैया सिनेरियो में कुरुबा भी आ सकते हैं, इसलिए कुरुबा का 2A समुदाय को उसमें हाथ नहीं लगाया गया। तो सभी समुदायों को साथ लेने की कोशिश बोम्मई करते हैं ताकि कोई भी अपना जो वोट है, जो अपना बीजेपी का वोट जो 2018 में आया है, वो कांग्रेस को शिफ्ट न हो। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद जातीय समीकरण से, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स के उनको बांध रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कांग्रेस चैलेंज विल बी हाउ टू टेक 2 to 3% एडिशनल वोट्स इन दिस इलेक्शन। मुझे लगता है दिस इज वेरी क्रूशियल। इसलिए कांग्रेस बार बार कोशिश कर रही है कि जेडीएस को दुर्बल करे, जेडीएस के कुछ एमएलए को साथ लाने की कोशिश करे। लेकिन मुझे लगता है सौरभ जी की देखो लिंगायत में कुछ वोट इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के साथ खड़े होंगे। वोक्कलिगा वोट्स जब तक देवेगौड़ा जी है तब तक वो देवेगौड़ा जी लार्जर शेयर उसको ले जा सकते हैं। क्या अदर कम्युनिटीज है, मतलब कुरुबा छोड़ आपको अब यूपी में देखते हैं ना, यादव के अलावा जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनको मनाने की कोशिश बीजेपी करती है। केशव प्रसाद मौर्य को साथ लिए, स्वतंत्र देव पटेल को अध्यक्ष बनाए। ऐसे ही कोशिश कर्नाटक में बीजेपी कर रही है। कैबिनेट एक्सपांशन क्यों करना चाहती है बीजेपी? छोटे छोटे समुदाय, जारकीहोली को फिर से मंत्री बनाए, ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से है उनको मंत्री बनाए, जारकीहोली वाल्मीकि शेड्यूल ट्राइब समुदाय से है। स्वाति जी पूर्णिमा श्रीनिवास के नाम लेती थी। पूर्णिमा श्रीनिवास कौन है? वो गोल्ला मतलब यादव कम्युनिटी के हैं। यहाँ पे मछुआरे हैं, बड़ा
अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बात आप कर रहे थे, वो गुरमिटकल से 9 बार जीते, उसका कारण था कि मछुआरे कम्युनिटी को उन्होंने पकड़ में रखा था। बाबूराव चिंचनसूर अब वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी उनको एमएलसी बना चुकी है, उनको मंत्री बनाने की बात चल रही है। तो बीजेपी चाहते हैं कि छोटे छोटे बैकवर्ड कम्युनिटीज भी साथ में रखे। लिंगायत, देखो नॉर्थ कर्नाटक में वोट बैंक होता क्या है, लिंगायत प्लस शेड्यूल्ड ट्राइब जो वाल्मीकि है, चित्रदुर्गा, रायचूर, कोप्पला, बल्लारी, इन डिस्ट्रिक्ट में इनकी संख्या ज्यादा है। अब और एक बोमाई तीर चला रहे कि दलित का जो 17% रिजर्वेशन होगा उसमें कैटेगराइजेशन किया जाए, दलित राइट, दलित लेफ्ट, और बाकी दलितों में रिकैटेगराइजेशन हो। इसलिए कैबिनेट सब कमेटी भी बना चुकी है बीजेपी। एक सदाशिव आयोग ने रिपोर्ट दिया था कि दलित राइट, दलित लेफ्ट में भी रिजर्वेशन को बांटा जाए। तो ये भी कोशिश बीजेपी करेगी ताकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे, परमेश्वर, ये सब दलित राइट है, कांग्रेस के साथ है। बीजेपी दलित लेफ्ट को जो रामकृष्ण हेगड़े के साथ थे वो पूरा खींचना चाहती है ताकि मुंबई कर्नाटक में कोई भी कांग्रेस सेंध मारने की कोशिश न कर सके। इसलिए अपनी वोट बैंक बचा रखना चाहती है बीजेपी। यहां इसलिए जातीय खेल होता है सौरभ जी। हम दूर से देखते हैं बेंगलुरु चकाचौंध अच्छा दिखता है, लेकिन कर्नाटक इज प्योरली कास्ट पॉलिटिक्स इलेक्शन। एक आखिरी क्वेरी मेरी ये है कर्नाटक को लेकर कि क्या जेडीएस अब एक ऑलमोस्ट स्पेंट फोर्स है? क्या उसका वही हाल होने जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मायावती की पार्टी बसपा का हाल रहा? जेडीएस तो हमेशा हर चुनाव पे ये देखती है कि आसमान से कब सिंहासन आके उतरेगी उनके लिए। पर इस बार भी जेडीएस ये तो तय कर चुकी है कि हमको तो 30 से 40 सीट हम तो लाएंगे। और स्पेशली अगर आप देखोगे तो फिर कुमारस्वामी इतनी यात्रा कर रहे हैं तो फिर लगभग 30-40 दिन से, तो वो तो तय कर चुके हैं कि जो हमारी वोट बैंक है और जो हमारी सीटें जब हम पिछली बार लिए थे, तो फिर और खास करके उनका ये है कि जो 10 से 12 सीट जेडीएस ने 500 वोट और 500 से 1000 वोट के बीच में हारे थे। तो फिर जेडीएस चाहती है कि वो सीट अगर हमने बढ़ा दिए, 2-3 एमएलए जो चले गए जेडीएस से अभी इस बार जब सरकार बनने से पहले जो 16 मंत्री लोग जब 16 विधायक चले गए थे भाजपा के लिए सरकार बनाने के लिए, तो उसमें 2-3 जेडीएस के एमएलए भी शामिल थे। तो फिर अगर उन 2-3 सीट्स को छोड़ के जो पिछले बार जो इन्होंने हारे थे जो 500 से 1000 सीटों के बीच में, तो उसको अगर हम मजबूत कर सकते हैं तो फिर इस बार दोबारा किंग मेकर हम ही बनेंगे, ऐसे तो उनका ख्याल में है। और खास करके तो देवेगौड़ा फैमिली में इतना तो कहने की मतलब जरूरत नहीं कि हमेशा कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके पूछ ही लेते कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनेंगे क्या। तो इस बार भी कोई ना कोई संदेश तो आया है ज्योतिष से कि इस बार भी आप मुख्यमंत्री बनेंगे, पर पता नहीं कितना समय के लिए। जी प्रशांत सर। सौरभ जी देखो, जेडीएस की जो गरिष्ठ ताकत है वो 40 सीट है। जेडीएस की जो कनिष्ठ ताकत, मतलब अगर जेडीएस देवेगौड़ा के रहते जाती है तो 30 सीटें तो लाएगी। लेकिन जेडीएस की दिक्कत है कि आइदर कांग्रेस या बीजेपी उनको बहुमत ना आए। अगर आइदर कांग्रेस या बीजेपी को बहुमत नहीं आएगी तो यहाँ पे एक पद्मनाभ नगर है जहां देवेगौड़ा जी का घर है। तो कहा जाता है कि देवेगौड़ा जो चुनाव के नतीजे के दिन देवेगौड़ा जी के घर के सामने कांग्रेस और बीजेपी के नेता पार्किंग लॉट में अपने गाड़ी रुकवाने के लिए जगह ढूंढते रहते हैं। तो जेडीएस चाहेगी कि एक हंड असेंबली फिर से आए। कुमारस्वामी जी अब वो भी एक बड़ी यात्रा कर रहे हैं, 40 दिन से वो भी लगातार घूम रहे हैं। जेडीएस की ताकत है वोकलिगा वोट्स का जो क्रोढ़ीकरण देवेगौड़ा जी के नाम पे होता है। मुझे लगता है कि देखो, दूर से देखोगे जो सर्वे करते हैं वो कभी भी थर्ड पार्टी के साथ एक नाइंसाफी करते रहते हैं। देवेगौड़ा जी का इतना भी हालत ये नहीं हुआ है कि वो 10-15 सीट पे आ जाए, मुझे नहीं लगता। जेडीएस देखो, इट विल बी अबव 30, बिलो 40, लेकिन जेडीएस चाहेगी कि कांग्रेस या बीजेपी 100 से दोनों 100 से नीचे रहे ताकि देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी जी का कद बढ़े। मुझे कोई कह रहा था कुछ दिन पहले, कुमारस्वामी जी का मैंने एक इंटरव्यू किया था सौरभ जी,
तो उनके साथी कोई मुझे कह रहे थे कि प्रशांत जी फिर से ज्योतिषी ने कह दिया है कि जून में सत्ता लौट के फिर से देवेगौड़ा जी के घर आएगी। आज आपने देखा होगा, आज अमित शाह जी के साथ देवेगौड़ा जी मंच पे थे मंड्या में, उनका भी जबरदस्त भाषण हुआ। देखो देवेगौड़ा जी का एक अपना कद है। देवेगौड़ा जी वोकलीगा वोट्स में आज भी वो सुपरस्टार है। डीके शिव कुमार उसमें कितना वोट ले पाएंगे, बीजेपी भी प्रयास कर रही है, लेकिन आई हैव माय ओन डाउट्स। देवेगौड़ा जी 40 तो क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन 30 से नीचे आने की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। चलिए, आप सभी मेहमानों ने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। जब कोई सियासी दुर्ग ध्वस्त होता है तो सुर्खियों का फॉन्ट साइज बड़ा होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था 2018 में, जब त्रिपुरा में माणिक सरकार के नेतृत्व में लगभग 2 दशक से चल रहे लेफ्ट फ्रंट के शासन को खत्म करने में बीजेपी कामयाब हुई थी। लेकिन इधर कुछ महीनों से त्रिपुरा से जो खबरें आ रही, बल्कि 1 साल से वो बीजेपी के माथे पर शिकन डाल रही हैं, जबकि कुछ ही महीनों में राज्य में चुनाव है। इसलिए हमें लगा कि नेता नगरी में त्रिपुरा की स्थिति के बारे में बात की जाए, बीजेपी के दल में जो भगदड़ है उसके बारे में बात की जाए, क्षेत्रीय अस्मिताओं को लेकर जो गुट बने हैं उनके बारे में बात की जाए, और दूसरे राष्ट्रीय या राज्य के विकल्पों के बारे में भी बात की जाए। इस बातचीत में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जो लंबे समय तक बीबीसी से भी जुड़े रहे हैं और अभी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, कलकत्ता बेस्ड हैं, लेकिन हाल ही में त्रिपुरा का एक और दौरा करके लौटे हैं, ऐसे सुबीर भौमिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। और दूसरी मेहमान हैं हमारी इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई और अगरतला से काम कर रही रेशमी देवनाथ। रेशमी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुबीर जी, आपकी तरफ आते हैं। 2018 माणिक सरकार का शासनकाल खत्म होता है, बीजेपी और जो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, IPFT, उनकी सरकार बनती है, लेकिन दोनों ही जगह स्थिति ठीक नहीं है। एक एक करके विधायक जा रहे हैं, जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से आए थे वो भी जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसके 4 वजह हम समझते हैं जी। एक नंबर ऐसा है कि बीजेपी का कभी जो संगठन के तौर पर जो पकड़ बताया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल होल्ड या ग्रिप, वो कभी त्रिपुरा में था नहीं जी। और ना ही आरएसएस का यहाँ उतना अच्छा खासा कोई संगठन का दबदबा रहा है, कभी नहीं रहा है जी। यहाँ ऐसा हुआ, आप देखेंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में टकराव हुआ करता था और ज्यादातर जो बीजेपी में लोग आए जी। और जिन्होंने बीजेपी का संभावना को आगे बढ़ाया और 2018 के चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करवाया, ये सब लोग कांग्रेस से निकल कर आए थे। क्यों आए थे कांग्रेस से निकलकर? उनको ये लगने लगा था कि हमारे यहाँ त्रिपुरा में और बंगाल में भी पहले ऐसे ही था कि जो कश्मकश है, जो लड़ाई है, वो कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बीच है। बट दिल्ली में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का अच्छा खासा रिश्ता है। सीताराम येचुरी और राहुल गांधी लंच डिनर करते रहते हैं। तो त्रिपुरा के जो हार्डकोर कांग्रेसमैन थे, उनको ये लगने लगा कि अगर कम्युनिस्ट लोग के साथ टक्कर लेना है तो हमें कांग्रेस में रह के ये हम कर नहीं पाएंगे, हमको दूसरा कोई पार्टी में जाना पड़ेगा। और दूसरा कौन से पार्टी में जाएंगे? यहाँ त्रिपुरा में कोई उतना अच्छा खासा रीजनल पार्टी जो है वो ट्राइबल पार्टी से, तो बंगाली पॉलिटिशियन वहां तो जाएंगे नहीं। तो इनको लगा कि साहब बीजेपी एकमात्र ऑप्शन है जहां जाकर हम लोग कम्युनिस्ट को गिरा सकते हैं। तो ये एक एंटी कम्युनिस्ट, एंटी लेफ्ट फीलिंग से ये जो एक आगे बढ़ा था कि बहुत साल हो गए हैं कम्युनिस्ट पावर में रहे हैं, इनको बदलाव करना जरूरी है, लोग इनसे खफा हैं, नाराज हैं या परेशान हैं या फिर बोर हो चुके हैं। अब जैसे भी देखिए, तो वो जो एक हवा आया उसका फायदा बीजेपी को मिला। बट बीजेपी का अच्छा खासा कोई संगठनिक जो पकड़ है यहाँ कभी नहीं था। कांग्रेस से लोग भाग कर आए, कांग्रेस का वोट यहाँ ट्रांसफर हुआ बीजेपी की तरफ और बीजेपी सत्ता में आए। ये जो विप्लव देव साहब हैं, तो ये आरएसएस के हैं, पर बाकी सारे जो बड़े बड़े जो लीडर्स कांग्रेस के मिनिस्ट्री में थे वो सब कांग्रेस से आए हुए थे। अब इसके बाद जो जैसे रश्मि बता रही थी कि इनके अंदर में भी काफी झमेला इसलिए हुआ है कि एक तो कुछ आरएसएस के लोग जो थे ट्रेडिशनल, उनका उतना कोई दबदबा लोकल पॉलिटिक्स में था नहीं, बट वो आरएसएस के लोग हैं
विप्लव देव जैसे लोग, तो उनको ये लगा कि साहब यहाँ मेन जो पावर है, जो सीट्स वगैरह हैं, जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ये हमें आना चाहिए। कांग्रेस के लोगों को लगा, जो कांग्रेस से आए हुए थे जैसे रतन चक्रवर्ती, सुदीप राय बर्मन, कि साहब हम लोगों के आने के वजह से ये लोग पावर में आए हैं, तो हमको अपना जो है, हमको अपना जो डिजर्विंग जगह है उसको मिलना चाहिए। तो पहले से ही एक शुरुआत से ही गड़बड़ शुरू हो गया। ये सुदीप राय बर्मन जिसका तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे। इनको, ये तो मेरे स्कूल के हैं, देहरादून राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री स्कूल के हैं, हम भी वहां के हैं। तो इनको ये लगने लगा कि साहब हमें चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। विप्लव देव को क्यों बना रहे? विप्लव देव को त्रिपुरा में उतना कोई जानता वानता नहीं है। हाँ, 3-4 साल पहले भी चुनाव से विप्लव देव का कोई पहचान उतना कुछ खास नहीं था। हाँ, तो नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिक्स करते रहे, वापस आए थे, बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, तब से उनका थोड़ा दबदबा हुआ है। तो सुदीप राय बर्मन जो है मुख्यमंत्री के लिए लड़ने लगे। दूसरे भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स आए हुए थे जिनको लगा कि साहब टॉप पोस्ट हमें आना चाहिए। तो एक तो ये गड़बड़ शुरू हो गया, जो यहाँ बीजेपी और आरएसएस के अपने लोग हैं जैसे विप्लव देव, और जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। अब यहाँ त्रिपुरा में एक और फैक्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ट्राइबल फैक्टर, कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, इन किसी का भी ट्राइबल एरिया में कोई खास इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये ट्राइबल जो क्षेत्रीय दल है, आईपीएफटी के साथ मिलकर यहां सरकार इन्होंने बनाया था। हाँ, हालांकि बीजेपी को मेजॉरिटी सीट अपने बलबूते पर मेजॉरिटी मिला था, बट इन्होंने एक ट्राइबल पार्टी को साथ लिया और साथ लेकर आईपीएफटी को बनाया। आज के तारीख में त्रिपुरा का सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि एडीसी के चुनाव में बीजेपी और उनके साथ साठगांठ करके जो चुनाव लड़ते हैं आईपीएफटी, उनका सफाया हो गया है। और वहां पर एक नया फैक्टर खड़ा हो गया है। वो नया फैक्टर क्या है? तिपरा मोथा। तिपरा मोथा का नेतृत्व कौन दे रहे हैं? महाराज प्रद्योत किशोर। महाराज प्रद्योत किशोर जो त्रिपुरा के राज खानदान के हैं, त्रिपुरा के स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम के एकमात्र पुत्र हैं। इन्होंने अपना जो ट्राइबल पार्टी बनाया, इन्होंने जो एडीसी का इलेक्शन है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वहां जो चुनाव हुए, वहां चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया, भारी बहुमत से जीत हासिल किया। और आज के तारीख में ऐसा लगने लगा है कि त्रिपुरा के जो दूसरे उपजातीय जनजातीय क्षेत्रीय दल हैं, उनका सफाया हो चुका है। और आने वाले दिन में जब चुनाव ये फरवरी के एंड में जब होगा, तो जो त्रिपुरा के असेंबली में 60 सीट है, 60 सीट, इनमें से 20 सीट ट्राइबल रिजर्व है। ये 20 ट्राइबल रिजर्व सीट में ज्यादा से ज्यादा सीट त्रिपुरा मोथा को हासिल होगा, महाराज प्रद्युत किशोर देव बर्मन के लोगों को हासिल होगा। अगर वैसा होता है, और अगर यहाँ बीजेपी अपना जो पहले का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है, बंगाली एरिया में भी उनको पीछे हटना पड़ता है, जिस तरह से उनके लोग कांग्रेस में गए हैं, दूसरे पार्टीज में गए हैं, तो अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी, इनको अगर 15-20 इस तरह का सीट मिलता है, और किसी तरह 20 जो ट्राइबल सीट्स हैं, इसमें से त्रिपुरा मोथा को 17-18 सीट मिल जाता है, तो फिर तो एक त्रिपुरा का पॉलिटिक्स में एक नया हिसाब किताब शुरू हो जाएगा कि एक ट्राइबल पार्टी मेजॉरिटी पार्टी है, और शायद कोई भी कॉलिशन गवर्नमेंट बनेगा, उसका सीनियर पार्टनर के दावेदार वो लोग होंगे, और महाराज प्रद्युत किशोर सीएम के दावेदार बन जाएंगे। तो आने वाले दिनों में त्रिपुरा में जो इतने दिन राजनीति होता रहा है कि कांग्रेस आया था, फिर सीपीएम आया पावर में, बहुत दिन वो लोग रहे, बीजेपी एक टर्म रहे हैं, बट आज के तारीख में ये ट्राइबल फैक्टर बहुत बड़ा एक तरीके से आगे आया है, जहां की शायद पहली बार जो जूनियर पार्टनर के रोल में ट्राइबल पार्टीज रहे हैं, वो ट्राइबल पार्टी में से ऐसा पार्टी महाराज प्रद्युत किशोर देव बर्मन का त्रिपुरा मोथा, शायद दूसरे पार्टीज में बंगाली वोट का बंटवारा हो जाने से ये लोग आगे निकल जाएं, तो एक बड़ा नया समीकरण त्रिपुरा के राजनीति में बन सकता है, जिसके तरफ मैं आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। सुबीरदा, हम लोग ये समझना चाहते हैं प्रद्युत देव बर्मन जो राज परिवार से आते हैं, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बीजेपी सरकार में भी डिप्टी सीएम है जिशु देव बर्मन, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन की, अपनी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। ये प्रद्युत देव बर्मन इतना बड़ा फैक्टर कैसे बन गए?
क्योंकि कभी वो पॉलिटिकली एक्टिव रहे, बीच में सबैटिकल जैसा हो गया, उनका मन सा उचट गया, फिर वो कुछ भावनात्मक और ज़मीनी मुद्दों के दम पर वापसी करते नजर आ रहे हैं। तो क्या है प्रद्युत देवबर्मन का पूरा पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट? देखिए, प्रद्युत देवबर्मन तो कांग्रेस पॉलिटिशियन है, उनके माँ और पिताजी दोनों कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। महाराज किरीट विक्रम, स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम, और हम त्रिपुरा के पुराने लोग हैं, इसलिए राज खानदान के लिए कुछ इज्जत हमारे दिल में हर वक्त है। हम पुराने बंगाली लोग हैं त्रिपुरा के, तो इसलिए हम स्वर्गीय महाराज कहते हैं। स्वर्गीय महाराज किरीट विक्रम और महारानी विभू देवी, जो आजकल जिन्हें राजमाता कहा जाता है, तो ये सब जो है सांसद भी रहे हैं और त्रिपुरा के, और महारानी विभू देवी त्रिपुरा में मंत्री भी रहे हैं जब त्रिपुरा में कांग्रेस का सरकार बना था 1988 में। प्रद्युत कांग्रेस के ही पॉलिटिशियन है, अपने पिता माता की तरह वो भी कांग्रेस में आए, बट कांग्रेस से नाखुश होकर वो निकल गए। उनको ये लगा कि कांग्रेस त्रिपुरा में ट्राइबल इंटरेस्ट को नहीं देख रहा है, यही उनका इल्जाम रहा है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस का जो हाई कमांड वाला कल्चर, उससे वो नाखुश नजर आए। ये चीज तो असम में भी हमने देखा। हिमंत बिश्व शर्मा, जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं भाजपा के, वो भी कांग्रेस के थे, तरुण गोगोई के राइट हैंड मैन थे। अब राइट हैंड मैन से वो लेफ्ट हैंड बने, और लेफ्ट हैंड से फिर दोनों हाथ से निकल कर चले गए और बीजेपी में चले गए। अभी वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों का एक कंप्लेन रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बहुत दूर है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र भारत का बहुत दूर का इलाका है, दिल्ली यहां से हिनोस दिल्ली दूरे हस्त वाला हिसाब है, और ये कांग्रेस का हाई कमांड वाला कल्चर हमारे यहाँ चलने वाला नहीं। ये अगर चलता है तो हमारे जो मुद्दे हैं वो आगे कभी आ नहीं सकते हैं। तो इसलिए प्रद्युत जी ने जाकर अपना पार्टी बना लिया, और ट्राइबल पार्टी, और वो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड वगैरह का मांग किया है। एक ट्राइबल मोबिलाइजेशन जो उन्होंने किया है वो जबरदस्त तरीके से किया, ये त्रिपुरा लैंड के मांग के ऊपर। बट हाल ही में हमने उनके साथ बात किया तो उन्होंने कहा कि मैं त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहता। तो हमने कहा, महाराज जब त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग करती है, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या चीज क्या है, तो इस बारे में वो अभी स्पष्टीकरण नहीं देते। हम समझते हैं कि प्रद्युत जी का पॉलिटिक्स यही है कि ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के मांग को करकर एक टोटल ट्राइबल मोबिलाइजेशन के तरफ वो गए हैं, जिसके चलते उनका टारगेट ये है कि एडीसी तो हमने कब्जे में ले लिया, जो ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, और उसके चलते ट्राइबल एरिया में हम एक नंबर फैक्टर बन गए हैं, जिसको कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो त्रिपुरा में सत्ता आना चाहता है, महाराज प्रद्युत किशोर का भी ओवरलुक नहीं कर सकता। अब वो किंग मेकर तो जरूर, अभी वो शायद किंग मेकर से किंग बनेंगे, और किंग तो वो है ही है, मतलब किसी हालत में बाय बर्थ। तो ये किंग मेकर से किंग बनने का जो चक्कर है, इसमें खेल ये है उनका कि अल्टीमेट टोटल ट्राइबल मोबिलाइजेशन जो वो कैसे करेंगे, त्रिपुरा लैंड के मांग को सामने रखकर। तो उनका यही टारगेट है कि 20 सीट जो ट्राइबल रिजर्व है, उनमें से ज्यादा 17-18 सीट कम से कम, ये टारगेट लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका गेम प्लान ये है कि बीजेपी बैकफुट में है, बीजेपी से लोग बहुत सारे जो कांग्रेस से आए थे, सुदीप बर्मन जैसे लोग वापस गए हैं, चुनाव भी जीते हैं बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद। तो इसके चलते अगर कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी के अंदर बंगाली वोट का बंटवारा होता है, और ये लोग सभी कोई 10 सीट कोई 15 सीट इस तरह के हिसाब में आ जाते हैं, तो या तो फिर ये लोग जो भी आएंगे, किसी को बहुमत अपनी तरफ से नहीं मिलेगा, तो या तो फिर वो त्रिपुरा मौथा जो महाराज के पार्टी है उस पर डिपेंड करेंगे सरकार बनाने के लिए, या फिर शायद ऐसे भी हो कि अगर किसी को 10-15 से ज्यादा सीट नहीं मिला बीजेपी और कांग्रेस और ये सीपीएम में, वोट बंटवारा हो कि किसी को 10 मिला, किसी को 12 मिला, और महाराज के पार्टी को अगर 18 ट्राइबल सीट हासिल हो गया है तो वो सीनियर पार्टनर के दावेदार बनेंगे और सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएंगे। सीनियर पार्टनर होने से फिर महाराज के लिए भी चीफ मिनिस्टर बनने का रास्ता हो जाता है। तब शायद उनको दूसरा कुछ पॉलिटिक्स खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड उन्होंने आगे बढ़ाया, अब हमको कहते हैं कि हम त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो शायद त्रिपुरा को तोड़ना नहीं चाहते हैं, बट मोबिलाइजेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्राइबल सीट उनको हासिल हो, इसके लिए त्रिपुरा लैंड के मांग को लेकर ये भावनात्मक राजनीति वो कर रहे हैं जी। बट त्रिपुरा को शायद वो तोड़ना नहीं चाहते और त्रिपुरा का सीएम बनना चाहते हैं, बट उनका रास्ता इस तरह का एक रास्ता उन्होंने चुना है, क्योंकि यही शायद उनके लिए एक ऑप्शन है।
सुबीर साहब, इस प्रश्न पर लौटेंगे। मैं रेशमी देवनाथ आपके पास आ रहा हूं, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़ी हुई पत्रकार जो अगरतला से ऑपरेट करती हैं। रेशमी, मुझे ये बताइए कि पिछले 6 महीने में, जिसको हम लोग चुनावी साल कहते हैं, इलेक्शन ईयर, जो करंट सीएम है माणिक साहा, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए, ये सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, रैली में उन्होंने क्या कहा और फिर अपोजिशन पार्टीज ने क्या इल्ज़ाम लगाए रैली के बाद, ये बताइए। तीसरा, क्या बिप्लब देव अभी भी अगरतला की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं? पिछली बार जो सुनील देवधर का बड़ा जिक्र हो रहा था, आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन मैन, उनका कोई जिक्र होता है क्या? ये थोड़ा जो बयानों के आधार पर हमको बताइए इन सारे नेताओं की एक्टिविटी। और माणिक सरकार, अभी सुबीर दास से पूछेंगे विस्तार से, पर माणिक सरकार कितने एक्टिव है पॉलिटिकल फ्रंट पर? देखिए, माणिक साहा जो है, जिनके पास अभी बिप्लब देव से उनके पास जो क्षमता है वो दिया गया है, उनके पास उनकी पावर दी गई है सीएम की। इसके बाद से देखा जा रहा है कि माणिक साहा जो है वो त्रिपुरा में जो बिप्लब देव ने जो जो काम करने की बात की थी, या फिर भाजपा ने त्रिपुरा में जो जो काम करने की बात की थी, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि माणिक साहा जो त्रिपुरा की प्रेजेंट सीएम है, वो त्रिपुरा के एक जानी मानी डॉक्टर भी है। उनका जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है या फिर उनका पर्सनल जो बायोग्राफी है वो मतलब लोगों को आकृष्ट करता है, बोला जा सकता है। उनका एक साफ सुथरा फेस है पॉलिटिक्स पे, तो उनके फेस पे ऊपर डिपेंड करके भाजपा त्रिपुरा में उनका जो चुनावी दौर है वो निकलना चाह रहा है, ऐसा ही सुनने में आ रहा है। और आप जो बोल रहे थे, ये तो एक तो ये माणिक साहा की बात हो गई। अब मुझे प्रधानमंत्री की रैली के बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री की रैली जो इस साल फरवरी के 4 में एक बार हुई थी और इस महीने में एक बार प्रधानमंत्री की रैली हुई है, तो इसमें देखा जा सकता है कि भाजपा जब त्रिपुरा में 2018 में जब वो लोग मतलब आए थे, चुनावी दौर जीत के त्रिपुरा में आए थे, तो वो लोग 299 या बोल सकते हैं कि 299 में वो एक था एक विजन डॉक्यूमेंट बोल के, उसके ऊपर वो लोग बात कर रहे थे कि 299 जो त्रिपुरा के लोगों के जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो काम है वो 299 प्रॉब्लम्स वो लोग दूर करेंगे, या फिर नया फिर जो प्रकल्प है वो इधर त्रिपुरा में लागू करेंगे। तो इसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने इस बार जो सभा हुई थी उसमें जोर डाला है। उन्होंने बोला है कि सब कुछ जो 299 जो वो वादा किए थे त्रिपुरा वासी से, वो वादा पूरी हो गई है। लेकिन इस बात पे जो विरोधी है, मतलब त्रिपुरा के जो लेफ्ट फ्रंट है, सीपीआईएम है, कांग्रेस है, वो लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि 299 में जो वादा भाजपा ने की थी वो वादा भाजपा अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। और उनको लेके जो मोदी त्रिपुरा में आए हैं, त्रिपुरा में जनसभा में वो लोग हिस्सा लिए थे, त्रिपुरा वासी के ऊपर वो लोग, उन्होंने जो त्रिपुरा वासी को संबोधन किया था, वहां पे वो बार बार बोल रहे थे कि वो भाजपा 2018 में जब त्रिपुरा में आई थे चुनावी दौर जीतने के बाद, उसके बाद जो जो वादा भाजपा ने किया था वो सब वादा भाजपा ने कंप्लीट किया है। लेकिन जी, मेरा तीसरा सवाल ये है कि माणिक सरकार वो अभी कितने एक्टिव है वहां की पॉलिटिक्स में? देखिए, जब त्रिपुरा में 2018 में जब चुनाव खत्म हुआ था, तब बोला जा सकता है कि सीपीआईएम का जो उनका जो पार्टी है, उनका पार्टी बहुत ही ज्यादा बोला जा सकता है कि पीछे चली गई थी। लगभग 2-3 साल सीपीआईएम का जो दल है, पार्टी है, वो पार्टी इधर मतलब वैसे वो लोग, उनका जो फेस है वो सामने नहीं आ रहे थे। वो सीपीआईएम बोला जा सकता है कि बहुत, लेकिन माणिक सरकार तो प्रतिपक्ष के नेता थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे। हाँ, माणिक साहा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, लेकिन जो पूरा पार्टी है सीपीआईएम वो बहुत पीछे चला गया था। उनका बोलना है कि जो भाजपा है वो उन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, रास्ते पे निकल नहीं पा रहे। वैसे उन लोगों का मतलब दावी था कि उन लोगों को काम करने नहीं दे रहे, जो रूलिंग पार्टी है ये। पॉलिटिकल ऑपरेशन का इल्जाम लगा रहे थे वो। अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं, सीपीआईएम जो पार्टी है इधर के प्रधान बोला जा सकता है, प्रधान विरोधी दल में से है सीपीआईएम पार्टी, वो धीरे धीरे उनका जो
क्या बोल सकते हैं, उनको जो पार्टी का जो मोहरा है वो लोग बाहर ला रहे हैं। पार्टी जी, थैंक यू। सुबीर जी, वापस आपके पास आता हूं। दो पॉइंटेड सवाल हैं। पहला, ये माणिक सरकार, क्या उनकी पॉलिटिकल पोजीशनिंग है? इज ही स्टिल अ फैक्टर? जो पूरे तमगे दिए जाते थे, देश का सबसे गरीब मुख्यमंत्री जिसके पास अपनी कार और मकान भी नहीं है, या फिर ऐसा मुख्यमंत्री जिसके ऊपर अब ये जो रोज वैली घोटाला है उसको लेकर भी जांच की आहट आ रही है, क्या वो अभी भी सीपीआईएम के सबसे प्रभावशाली नेता है? और क्या सीपीएम वापसी की कुव्वत रखती है, या जैसे बंगाल में वो इरेलेवेंट हो गए वही त्रिपुरा में भी हाल होने वाला है? देखिए, त्रिपुरा में माणिक सरकार कभी भी उस तरह के ग्रास रूट लीडर नहीं थे। जैसे कि पुराने कम्युनिस्ट लीडर बहुत साल चीफ मिनिस्टर रहे, नृपेंद्र चक्रवर्ती, वीरेंद्र दत्ता, या ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दशरथ देव, ये लोग किसी जमाने में 50-60 के दशक में आर्म स्ट्रगल में थे। उसके बाद में कम्युनिस्ट ग्रास रूट लेवल के लिए माणिक सरकार शहरी नेता है, और सीताराम येचुरी, प्रकाश करात जैसे ये एसएफआई डीवाईएफ करके यूनिवर्सिटी के कॉलेज के कॉफी हाउस से लीडर बनकर आए हैं। इनका उस तरह का ग्रास रूट में कोई इंपैक्ट नहीं है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि त्रिपुरा के पहाड़ में जितना हम घूम चुके हैं, माणिक सरकार उसका आधा कभी दौरा नहीं किया होगा। उनको गंडा छड़ा वगैरह जैसे प्रत्यंत इलाका है उसका जानकारी नहीं है, और अगर वो ऑफिशियल टूर वूर में सिक्योरिटी के साथ वहां अकेला जा सकते हैं तो मैं कान काट के रख दूंगा यहाँ पर हम वो सब जगह घूम चुके हैं जहां की एक्सट्रीमिस्ट लोग का भी दबदबा रहा है किसी जमाने में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम माणिक सरकार की ये है कि ट्राइबल एरिया में उनका कोई पहचान नहीं है। उनको एक बंगाली लीडर के तौर पर देखा जाता है, शहरी बंगाली लीडर, जिसके रूरल मास में भी उसका कोई खास पॉपुलैरिटी नहीं है। टिपिकल डीवाईएफ एसएफआई यूनिवर्सिटी कॉफी हाउस प्रोडक्ट, समझ गए। और सेकेंडली कोई मास लीडर नहीं। दूसरा बात सुबीरदा, फिर हमारे दर्शकों को सुबीरदा, हमारे दर्शकों को ये उत्सुकता हो सकती है, फिर क्या वजह रही जो लेफ्ट फ्रंट लगभग 2.5 दशक तक लगातार वहां पावर में रहा? नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पावर में था। कम्युनिस्ट पार्टी को जो लोग पावर में लाए थे, जिनका नाम हमने आपको बताया, नृपेंद्र चक्रवर्ती, वीरेंद्र दत्ता, दशरथ देव, ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी को एक ऐसे बुनियाद पर बैठा के गए थे कि दशरथ देव का तबीयत खराब होने के बाद जब वो हट गए तो माणिक सरकार चीफ मिनिस्टर बने। माणिक सरकार नृपेंद्र चक्रवर्ती के पर्सनल सहयोगी थे, वहां से उन बैठाया गया। बट माणिक सरकार बेसिकली एक पार्टी ऑफिस प्रोडक्ट है। माणिक सरकार मास लीडर नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ठीक है, वो कहीं कोई जो ट्रेडिशनल कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स है ना, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन या उपजाति जनजाति आंदोलन, ये सब करके आगे नहीं है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया है। और सेकेंडली जो सबसे बड़ा बात यह है कि इसीलिए जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत साल पावर में रहने के बाद हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा क्रेडिट हम देंगे कि त्रिपुरा में जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था उसको खत्म करने के पीछे जो इनिशिएटिव था, पुलिस का इनिशिएटिव, ये पूरा ऑर्गेनाइज करने के पीछे माणिक सरकार का बहुत बड़ा रोल था। कम से कम उन्होंने गो हेड दिया, वो अच्छे खासे अफसरों को चुनकर लाए, जीएम श्रीवास्तव जैसे लोगों को डीजीपी बनाया। ये जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट था जो अभी भी किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हावी है, इसको खत्म कर दिया। बट किसी तरह एक चीज उनका कभी नहीं हुआ है, ट्राइबल एरिया में वो कभी पॉपुलर हुए नहीं। उनको एक बंगाली लीडर के तौर पर देखा गया, शहरी बंगाली लीडर के तौर पर। ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सीपीएम में ये कहा जाने लगा था कि जीतन चौधरी को सामने लाना चाहिए, बट जीतन चौधरी को इन्होंने सांसद बना के दिल्ली भेज दिया था। अब जीतन चौधरी वापस आए हैं, तो एक जीतन चौधरी मास लीडर हैं, ट्राइबल लीडर हैं ट्राइबल एरिया में। बट ट्राइबल एरिया में जैसे रेशमी कह रही थी, सही कह रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में खास तौर से जहां से सीपीएम या कम्युनिस्ट मूवमेंट का शुरुआत हुआ था त्रिपुरा में, वहां आज के तारीख में सीपीएम का सफाया हो चुका है। बंगाली एरिया में खास तौर से थोड़ा बहुत ये कर्मचारी पॉलिटिक्स के जरिए अभी भी टिके हुए हैं सीपीएम, बट सीपीएम का रूट्स जो है बहुत वीक हो चुका है। इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सर, इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की क्या संभावनाएं हैं? कितना उनको नहीं, इनका हालत बहुत इनका हालत भैया इसलिए बिगड़ चुका है कि ट्राइबल मास को ये लगने लगा है कि ये लोग बीजेपी के साथ जाकर ट्राइबल पॉलिटिक्स को कंप्रोमाइज कर चुके हैं। तो यहीं पे महाराज का ये एडवांटेज है कि महाराज ना आज के तारीख में बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना सीपीएम के साथ है।
महाराष्ट्र का ये अपील कि हम ट्राइबल अधिकार को पहले प्रतिष्ठा करेंगे, जनजातियों के अधिकार को प्रतिष्ठा करेंगे और इसी मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने किसी के साथ साठगांठ नहीं किया जो दूसरे IPFT या INPT इन लोग करते रहे हैं। तो यही कहा जा सकता है कि ट्राइबल एरिया में उनका ही, और वो एक नया समीकरण या नया अरिथमेटिक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक ट्राइबल पार्टी भी सीनियर पार्टनर बन के त्रिपुरा के पॉलिटिक्स में उभर सकता है अगर वो टोटली मोबिलाइज करके टोटल ट्राइबल सपोर्ट अपने तरफ ला सके, यानी कि 20 में से 18-19 सीट ला सके। सुबीर, मेरा आखिरी सवाल उनका ये मानना है कि बंगाली वोट डिवाइड होगा और ये लोग सब जी सुबीर, मेरा आखिरी सवाल ये है, माणिक साहा क्या वो सरकार बचा पाएंगे? उनकी अपनी लोकप्रियता और उनकी सरकार को कैसे देखा जा रहा है त्रिपुरा में? देखिए, माणिक साहब तो हमारे मित्र हैं, हम लोग एक साथ बैडमिंटन वगैरह खेलते रहे, किसी जमाने में अच्छा प्लेयर थे ये। और ये रेशमी ने सही कहा है कि बहुत साफ इमेज है, बहुत अच्छे नाम, मतलब काफी त्रिपुरा के 1 नंबर के डेंटिस्ट रहे हैं, तो डेंटल सर्जन रहे हैं। तो और ये सबसे बड़ा उनका यही एडवांटेज है कि कोई ये नहीं कह सकता है कि उनके खिलाफ कोई स्कैम वगैरह है, क्योंकि माणिक साहब बहुत अमीर आदमी, जो हमारे जमाने में त्रिपुरा के सबसे अमीर आदमी थे माखन लाल साहब, उनके बेटे हैं। तो लोग समझते हैं कि साहब इनके पास बहुत पैसा वैसे ही है, पुश्तैनी पैसा है, तो इनको तो पैसे वैसे का जरूरत नहीं, ये साफ सुथरा लोग हैं, काम करेंगे। बट इनका भी यही प्रॉब्लम है कि ये शहरी आदमी है, रूरल एरिया में इनका कोई खास मतलब पकड़ है नहीं, इनका कोई खास पकड़ है नहीं। महाराज जिस चीज का, महाराज भी शहरी आदमी है, बट महाराज होने के चलते जो रॉयल फैक्टर है त्रिपुरा के, वो ट्राइबल एरिया में घुस चुके हैं। इनका एक महाराज वाला जो हिस्सा है ना, राज खानदान वाला, उसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। माणिक सरकार, माणिक शाह, इन लोगों को ये एडवांटेज है नहीं, बट माणिक शाह का छवि सही है और वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इसलिए उनका वो कोशिश तो कर रहे हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम मैं आखिर में आपको बता देता हूं कि बीजेपी के 4 पावर सेंटर हो चुके हैं। अब पहले माणिक सरकार को स्टॉप गैप सीएम के तौर पर लाया गया था, अब माणिक साहब को, तो माणिक साहब समझते हैं कि साहब मैंने सरकार ठीक से चलाया है तो हमको सीएम प्रोजेक्ट होना चाहिए। विप्लव देव भी चाहता है उसको सीएम प्रोजेक्ट किया जाए फिर से वापस। प्रतिमा भौमिक जो दिल्ली में मंत्री बने हैं, उनको भी लगता है कि साहब हम क्यों नहीं, हाँ मैं औरत हूं, जेंडर फैक्टर, ये सब। और 4 नंबर यहां पर बीजेपी का, मतलब जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं, वो सोचते हैं कि यार ये 3 लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों ने, हमारे आने से बीजेपी आगे बढ़ा था, हम क्यों नहीं। तो बीजेपी के अंदर ये जो कश्मकश है, ये बीजेपी को थोड़ा भारी पड़ सकता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुबीर भौमिक सर और रश्मि देवीनाथ, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी में आखिरी में बात होती है जवाबदेही और फुर्सत की सलाह की। 2023 के बरस में जब नेता नगरी आपके सामने आएगा तो ये दोनों सेगमेंट भी लौट कर वापस आएंगे। अभी छुट्टी का समय है, कितना पढ़ेंगे, कितना देखेंगे, हर तरफ तो भरमार है सूचियों की, साल की फिल्में, साल के OTT वाली वेब सीरीज, साल की किताबें। बस मैं आपको जाते जाते इतना बता देना चाहता हूं कि किताबों के स्तर पर लल्लन टॉप 2 नए शोज और लेकर आ रहा है किताब वाला के साथ। एक जिसका नाम है पढ़ाकू विमान, जो हम पहले किया करते थे, वो वापस आएगा, और एक नया शो आपके सामने प्रस्तुत होगा जिसका नाम है किताबी बातें, और ये किताबी बातें डेली शो होगा। तो आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 2023 में लल्लन टॉप के तरफ से बहुत सारे चौचक, ज्ञानवर्धक, विचारोत्तेजक शोज आपके सामने आने वाले हैं। नए साल की आपको खूब शुभकामनाएं। जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं उनको, बाकी जब वर्ष प्रतिपदा आएगी तो एक बार फिर से शुभकामनाएं, क्योंकि अपने राम उत्सव का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते हैं। नए बरस में मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूं कि 31 दिसंबर के पहले मन के या डायरी के किसी कोने में ये जो आप रेजोल्यूशन नाम की घंटी बांधेंगे, ये अगले 365 दिनों तक घनघनाती रहे, टनटनाती रहे। शुक्रिया।